वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे समाज शास्त्र के मॉडल पेपर के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय में हैं, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ से हैं, या आप अन्य किसी विश्वविद्यालय से हैं, जननायक चंद्रशेखर बलिया विश्वविद्यालय से हैं, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। BA प्रथम सेमेस्टर में अगर आप हैं, समाज शास्त्र की परीक्षा आप देने जा रहे हैं, तो एक बार इस वीडियो को आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से बहुत ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगी। संपूर्ण सिलेबस को कवर करने का प्रयास इस वीडियो के माध्यम से मैंने किया है, और मॉडल पेपर के तरीके से मैं इसको आपको दिखाऊंगा कि कैसे कैसे प्रश्न आएंगे, अति लघु उत्तरीय, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय, और उनके उत्तर को आपको कैसे लिखना है, बहुत ही बारीकी के साथ आपको समझाऊंगा। तो काल आपके राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय की परीक्षा है, तो ओकरे लिए जान लो कि एकदम से रामबाण हो गई, मतलब ब्रह्मास्त्र का काम करे कि एक वीडियो देखो और काल जाओ पेपर दिए, और सब परीक्षा में जितना प्रश्न आए सब यही वीडियोस आए। चलो देखी थे कौन कौन प्रश्न हैं जो उनकी आपकी परीक्षा में आ सकते हैं, वो पे चर्चा करा जाए। चले, समाज शास्त्र BA प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर, नवीनतम मॉडल पेपर है 2024 की परीक्षाओं के लिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इसमें मैंने रखे हैं और उसको मैं आपको समझा करके बताऊंगा। ये मैंने अपने हाथों से आप लोगों के लिए लिखा है, ठीक है। पता चला कि आपकी परीक्षा कल है, तो मैंने सोचा कि आपके लिए कुछ एक आध दो कैप्सूल दे दिया जाए, ताकि जो है आप जो है परेशान जो हो रहे हैं, कोई परेशानी अब ना हो आपको, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशियोलॉजी आपको पढ़ना है। बेसिक माने होता है एकदम से शुरुआती कॉन्सेप्ट जो समाज शास्त्र के होते हैं वह जानक है। मतलब हिंदी में का कहा था यहाँ का समाज शास्त्रीय मूलभूत अवधारणाओं का परिचय। मूलभूत अवधारणा मतलब समाज शास्त्र जोन जोन तत्व से या जिन जिन टॉपिक से मिलकर के बना है, वह मूलभूत अवधारणा हुए। जैसे कि समाजशास्त्र कैसे मिलकर बना है, जैसे सभ्यता से, सभ्यता का हुए, ठीक है। ऐसे आप देखते हैं समाज शास्त्र में समाज क्या है, समूह क्या है, समुदाय क्या है, समिति, परिवार, संयुक्त परिवार, विवाह, बहिर्विवाह, सामाजिक स्तरीकरण, सामाजिक एकीकरण, सात्मीकरण, आत्मीकरण, ठीक है। ऐसे समाज में संघर्ष एक तरफ होता है, एक तरफ प्रतिस्पर्धा होती है, समाज में सहयोग की भावना होती है। ऐसे संस्था होती हैं, समूह होते हैं, नातेदारी है, इसके अलावा धर्म है, राज्य है, और सामाजिक समूहों में भी कई प्रकार के समूह हैं, धर्म है। तो ये सब, या भूमिका है, प्रतिस्पर्धा है, जनरीतियाँ हैं, रूढ़ियाँ हैं, लोकाचार हैं, तो ये सब आप देखते हैं, ठीक है। नातेदारी व्यवस्था हो गई, तो यही सब आपके क्या हैं, यही सब आपके सामाजिक आधार होते हैं। तो इन्हीं के बारे में हमको जानना है। समाजशास्त्र जब आप पढ़ते हो तो जो मूलभूत चीजें आपको पढ़नी होती हैं, उसी के बारे में हमको जानना है। बिल्कुल आपको परेशान नहीं होना है। आप में से बहुत सारे बच्चे इसलिए परेशान होंगे कि सर ये पूछा जाएगा कि समाज शास्त्र की परिभाषा दीजिए, तब अब वार्ड ने का कहा रहा, समनर का कहिन रहा, मैकाइबर पेज का कहिन रहा, और ये इमाइल दुर्खीम का कहिन रहा, अगस्त कामटे का कहिन रहा। दुनिया भर के विद्वान हैं और अपने अपने हिसाब से सब परिभाषा दिए थे। तो अब का सबके परिभाषा आपका याद करे खे, बिल्कुल ना याद करे, कोनो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। नंबर आपका मिले, बस जुगाड़ समझो। बस का करे खे आपका, जैसे मान लीन एग्जाम में गयो, एक मोटी मोटा आपको बताई दी कि जैसे मान लीजिए समाज गए हो, परिभाषा आपसे पूछी गए। अब भाई हम समझाई थी समाजशास्त्र की परिभाषा आपसे पूछी गई, समाज की परिभाषा। तो मान लीजिए समाज की परिभाषा मैकाइबर पेजो दीन ही, गिडिंगसो दीन ही। तो आपका अगर एकाध विद्वान की परिभाषा याद करे तो कह लियो, और बाकी अगर लिखे के परिभाषा तो का लिखबो सीधा सीधा। जैसे एक परिभाषा आप अपने शब्दों में लिखिए, मतलब एक परिभाषा बना लीजिए जो आपने अध्ययन, अभी मैं समझाऊंगा तो आप परिभाषा बनाने के योग्य हो जाओगे। परिभाषा आप बना करके आप लिख दीजिएगा उसी को इन्वर्टेड कामा में, ठीक है। अगर ना भी याद आए तो आप अगर एक आध दो विद्वानों के नाम उसी उन्हीं के समकालीन चीजें लिख देंगे तो हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है कि परिभाषाएं जो होती हैं अंग्रेजी वगैरह में जो है लोगों की लिखी गई थी, उनको हिंदी में रूपांतरित किया गया है। तो अगर भाषा आपकी थोड़ा बहुत सरल होगी, लेकिन जो बातें मैकाइबर पेज ने कही है वही बात अगर आप अपनी शब्दों में कहेंगे और लिख देंगे मैकाइबर पेज ने कहा है, तो भी मान्य हो जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं कि उन्होंने जो कहा है वही आप उतनी जटिल भाषा का याद करें, क्योंकि वो अनुवादिक भाषा है जो आपको मिलेगी लिखी हुई, ठीक है। यानी वह अंग्रेजी में लिखिन, या जोने भाषा में लिखिन, फ्रांस में लिखिन, फ्रेंच में लिखिन, जर्मनी मतलब जर्मन भाषा में लिखिन, कोनो भाषा में लिखिन, कौन विद्वान रहे। अब वह का वह अपने भाषा में लिखिन रहा। अब वह का हम सब अनुवाद करके हिंदी में समझित है। तो जब अनुवाद करके हम समझित है तो अनुवाद में का होता है, बहुत जटिल शब्दावली आई जाती हिंदी में, तो वह का याद कर बहुत कठिन हो जाते हैं हमारे तोरे लिए। तो ये करे मारा आपका कोनो टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप वो चीज़ समझ लियो और वह का अपने भाषा में अगर व्यक्त कर दिया तो, और लिख देते हो कि मैकाइबर और पेज कहिन रहा, या गिडिंग्स कहिन रहा, या फिर फलाने कहिन रहा, बोगाडर्स कहिन रहा,
अकबर निमकाफ कहीं रहा, तो वो बात मान लीजिए और एग्जामिनर अगर देखे तो वह प्रसन्न हो जाए कि लड़का अपने मन से लिखी सी, लड़का विद्वान है तभी लिख पाई सी, समझे है परिभाषा, याद ना ही करे है, समझो। तो वह चीज और फिर के बाद में दूसरी परिभाषा लिखे है, दूसरे विद्वान की परिभाषा आपका ना याद आवत, तब क्या करबो, जब ना ही याद आवत तो एक चीज आप कह सकते हो का कि आप लिखोगे वही परिभाषा एक चक्कर लिखिए, उसके बाद में लिखेंगे आप बना करके एक दूसरी परिभाषा बनाइए उसी के समकालीन। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, फिर डबल इन्वर्ट कामा और एक अपनी परिभाषा आप लिख सकते हैं। तो ऐसे ये ट्रिक होती है जब आपको परिभाषा ना याद हो या किसी विद्वान ने कहा है, ऐसे करके भी आप जो है काम चला सकते हैं। हालांकि आपको काम चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी अगर इस वीडियो को आपने अंत तक देखा। 3 खंडों में आपका पेपर बटा हुआ होता है, खंड आ, खंड बा और खंड सा। खंड आ से अति लघु उत्तरीय, बा से लघु उत्तरीय और सा से दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। 50 शब्दों में एक प्रश्न का उत्तर देना है, सभी प्रश्न करने हैं। 10 क्वेश्चन आपको यहाँ पर दिए जाते हैं, एक प्रश्न का नंबर 2, मतलब कि एक प्रश्न के लिए 2 अंक निर्धारित हैं। 50 शब्दों में एक प्रश्न लिखना है, अगर अच्छे तरीके से लिखेंगे तो 2 नंबर आपको मिल जाएंगे। चले, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, समाजशास्त्र और इतिहास में क्या संबंध है बताइए। समाजशास्त्र और इतिहास की अगर बात की जाए तो इतिहास जो है वो क्या है, भूतकालीन समाजशास्त्र है, यानी जो बीत गया है वही समाजशास्त्र आपका इतिहास कहलाता है। समाजशास्त्र क्या है, वर्तमान का इतिहास है, यानी वर्तमान का इतिहास है क्या समाजशास्त्र, यानी वर्तमान में जो इतिहास चल रहा है वो समाजशास्त्र होता है। तो वर्तमान समय में समाजशास्त्र और इतिहास जो हैं एक दूसरे के समीप आ जाते हैं और इनके संबंध को हम कई तरीके समझ सकते हैं। जैसे अगर संबंधों की बात करें तो पहला संबंध ये है समाजशास्त्र और इतिहास में, चूंकि समाजशास्त्र और अन्य विज्ञानों के साथ संबंध रहा है, समाजशास्त्र का संबंध राजनीति विज्ञान से रहा है, चूंकि समाज जो है राजनीति, मतलब जो राजनीति है वो समाज का एक अंग होता है। राजनीति एक संकीर्ण दायरा होती है, जबकि समाज जो होता है उसके अंतर्गत राजनीति, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक, भौगोलिक सारी चीजें समाहित हो जाती हैं समाजशास्त्र में। ठीक है, तो समाज शास्त्र और इतिहास में जानते हैं क्या संबंध है, सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री में क्या संबंध है। समाजशास्त्र को ऐतिहासिक विवेचना से बहुत अधिक सहायता मिलती है। पहली बात, समाजशास्त्र को किससे मिलती है, जो ऐतिहासिक विवेचनाएं होती हैं, तो जो इतिहास में चीज़ें लिखी गई हैं, चर्चा पर चर्चा हुई है, तो उन्हीं के माध्यम से हम समाजशास्त्र के नियम कायदे जब बनाते हैं तो उसमें हम समाजशास्त्र के जो नियम बना रहे होते हैं उस समय हम ऐतिहासिक विवेचना का प्रयोग करते हैं, उससे बहुत हेल्प मिलती है। दूसरा संबंध ये होता है कि समाजशास्त्र ऐतिहासिक निष्कर्षों के आधार पर जो वर्तमान समय होता है या जो इस समय की बात है उसमें सामाजिक जीवन को अधिक संगठित बनाने का प्रयत्न करता है, क्योंकि इतिहास की जो गलतियां हैं वो हम इस समय ना करें, ये भी इसमें भी मदद करता है। तो समाजशास्त्र जो है ऐतिहासिक निष्कर्ष जो निकले हैं पहले, उनके आधार पर वर्तमान सामाजिक जीवन को संगठित करने का प्रयास करता है ताकि समाज जो है वो अच्छे तरीके से संगठित रहे। तो ये इतिहास में कैसा काम किया गया जिससे समाज संगठित रहा, कौन सा ऐसा काम हो जैसे समाज जो है बिगड़ गया, समाज जो है बट गया, तो उस गलती को नहीं करना है, जो अच्छाइयाँ हैं उनको अपना करके आगे बढ़ना है। तो इतिहास की ये भूमिका है। इसके अलावा परिवार, जनजातीय समूह, संस्कृति हो गई, लोकाचार हैं, प्रथाएं हैं, ये सब ऐतिहासिक अध्ययन करने के पश्चात ही उनके वर्तमान स्वरूप को हम व्यवस्थित रूप से समझ पाते हैं। पहले हम जानते हैं कि हमारे बाप दादाओं ने क्या किया, तो हम देखते हैं कि हमारे दादाजी जो है दिवाली ऐसे मनाते थे, तो आज हम भी वैसे दिवाली मनाते हैं। हमारे दादाजी जो है किस तरीके की जीवन यापन था, कैसे कैसे क्या करते थे, मान लेते हैं शालिग्राम भगवान का भोग लगाते थे तो हम भी भोग लगाएंगे शालिग्राम भगवान का, तो हम उनका देख करके ही कर रहे हैं ना। तो यानी इतिहास में जो उन्होंने किया वर्तमान में हम उसको करेंगे, फिर उसके बाद में जो हम कर रहे हैं एक दिन ये इतिहास हो जाएगा और हमारा बच्चा करेगा। जो संस्कृति हम अपना रहे हैं, ठीक है, जो सभ्यता हम अपना रहे हैं, जो एक प्रकार से कल्चर हम में जी रहे हैं, जिस तरीके की सभ्यता में जी रहे हैं, हो सकता है उससे अच्छी सभ्यता में जिए, लेकिन एक आधार हमारी जो जनरेशन है वो हम आगे आने वाली पीढ़ी को देगी। तो ये इतिहास और समाजशास्त्र का संबंध होता है। ठीक है, परिवार का स्वरूप पहले कैसा था, तो हम आदर्श मानते हैं पारिवारिक समूह जो पहले जो होते हैं संयुक्त परिवार, आज परिवार जरूर विकसित हो रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं पे हम उन्हीं चीज़ को देख करके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, जनजातीय समूह पहले जैसे थे, तो ऐसे लोकाचार प्रथाएं तमाम प्रकार की होती हैं जो इतिहास के माध्यम से हमको पता चलती हैं। हम जानते हैं, देखते हैं कि हमारे पूर्वजों ने कैसा किया, उसी के अकॉर्डिंग हम भी करते हैं, तभी उसको जान पाते हैं कि क्यों किया जाता था, कैसे किया जाता था। क्लियर। इसके अलावा ये समाजशास्त्र और इतिहास में चौथा संबंध ही है कि समाजशास्त्रीय जो अध्ययन है वहाँ से ऐतिहासिक पद्धति को अधिक महत्वपूर्ण माना जाने लगा है। ऐतिहासिक पद्धति जो है उसका प्रयोग करके समाजशास्त्र का अध्ययन इस समय बहुत जोड़ों तोड़ों पर है, क्योंकि इतिहास में भी समाज रहा है। आप जितने प्राचीन इतिहास में जाएंगे तो वो सब इतिहास जो रहा है वो समाज ही रहा है। ठीक है, क्योंकि बिना समाज के आप देखते हैं
आगे नहीं, मनुष्य का उत्पत्ति आप मान सकते हैं, समाज और मनुष्य की उत्पत्ति को लेकर के डिबेट भी चलता है। तो इस तरीके से इतिहास में जो भी चीजें रही हैं वो बिना संबंधों के तो नहीं रही, चूंकि समाज जो है सामाजिक संबंधों का जाल होता है, मैकाइवर पेज ने कहा था। तो जब सामाजिक संबंध का जाल है तो क्या आप सोचो इतिहास में सामाजिक संबंध ना ही रहा, संबंध रहा तो हो सकता है अच्छा संबंध रहा, बुरा संबंध रहा, वैसे नहीं मतलब कि अच्छा रहा, संघर्ष के भावना रही या प्रतिस्पर्धक भावना रही या सहयोग के भावना रही, कौनों में भावना रही हुए संबंध रहा एक दूसरे के बीच में, तो वह संबंध समाज बनावत है, वही समाज का अध्ययन समाजशास्त्र करते हैं। तो समाजशास्त्र और ऐतिहासिक पद्धति जो है बहुत घनिष्ठ संबंध है। इसके अलावा अतीत वर्तमान को समझने की कुंजी होती है, ठीक है, वर्तमान में क्या चीज़ें हो रही हैं इसको हम देखते हैं कि भाई ये घटनाएं कभी अगर इतिहास में घटित हुई हों, अतीत में घटित हुई हों, तो उन चीज़ों के माध्यम से हम वर्तमान की जो घटनाएं हैं उनको समझ पाते हैं। और इसी आधार पर हार्वर्ड ने इतिहास को अतीत का समाजशास्त्र कहा और समाजशास्त्र को वर्तमान समाज का इतिहास कहा। ठीक है, तो समाजशास्त्र क्या है? वर्तमान समाज का इतिहास है। और इतिहास क्या है? अतीत का समाजशास्त्र है। ये किसने कहा? हार्वर्ड महोदय ने कहा। ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये समाजशास्त्र और इतिहास के बीच में कुछ संबंध हो गए जो कि मैंने आपको बताए। समझ में आएगा? आगे बढ़ाओ। दूसरा प्रश्न है समाज के परिभाषा बताओ। समाज के का परिभाषा हुआ थी? भैया बताओ फटाफट से। समाज का हुए, तो समाज का हुआ है व्यक्तियों के बीच में जो संबंध पावा जाता है उसी को व्यवस्थित रूप में अगर देखें तो वही समाज मतलब समाज कहलाता है। अगर और सरल भाषा में समझो तो समाज में दो तीन चार व्यक्ति होते हैं, दो चार चार व्यक्ति के मतलब सोच लो कम से कम कई व्यक्ति, कोनो सीमा नहीं, समाज की कोई लिमिटेशन नहीं है, समाज की कोई सीमा नहीं है कि समाज का एक दायरा होगा 200 वर्ग किलोमीटर 500 वर्ग किलोमीटर, समाज का कोई दायरा नहीं। एक राज्य भी समाज हो सकता है, एक गांव भी समाज हो सकता है। ठीक है, जहां पर सामाजिक संबंध मिलेगा वो समाज होगा। समाज की कोई सीमा नहीं होती है, ये बात ध्यान रखेंगे। और समाज जो होता है वो अमूर्त होता है, चूंकि अमूर्त के मतलब क्या होता है? समाज दिखाए नहीं पड़ता, समाज का आप छुई ना पैबो, न समाज का आप देख पेबो कि समाज लाल लाल हुआ समाज जात है, पेड़ पेड़ समाज जात है, सफेद समाज होता है, गोरहार होते करिया समाज होते, फेर लवली लगा ले तो गोरहार हो जे। और समाज आपका दिखात नहीं, ठीक है ना। समाज का आप देख छुई पैबो कि दौड़ के समाज का हाथ पकड़े और समाज साहब का हाल है हाथ मिलाओ। समाज न दिखाए पड़ता है न वह छुई पैबो। काहे ना छुई पैबो? चूंकि वो अमूर्त धारणा है। का है? अमूर्त। अमूर्त माने होता है जका ना तो देख पाइबो ना छुई पाइबो, वह अमूर्त होता है। अमूर्त मतलब जका छुई लियो जका देख सको मूर्त हुए। जैसे अगर हम आपके लगे आई तो आप हमें छुई सकत हो, आप हमें देखियो सकत हो, तो का हो जाब हम मूर्त हुई। लेकिन हमारे जो संबंध हैं उन संबंधों को आप देख पाओगे। आप प्यार को देखते हैं कि वह प्यार जा रहा है, आप नफरत को देख पाते हैं, आप ईर्ष्या को, द्वेष को, छल कपट दंभ इसको आप देख पाते हैं कि ये कैसा होता है। आप उसको नहीं देख पाते हैं। का आपने देखा कि प्रेम का रंग कैसा होता है? कभी आपने देखा प्रेम को छूने पर कैसा अनुभव होता है? कभी आपने महसूस किया? नहीं होता है। महसूस आप कर सकते हैं केवल उसको, ठीक है, उसको आप देख और छू नहीं सकते। ऐसे समाज को आप देख और छू नहीं सकते। ये व्यक्तियों के बीच में पाए जाने वाले संबंध होते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। अच्छा, ये तो हो गया आपका देहाती भाषा में समझाए ध्यान। लेकिन अब यह विद्वान कुछ हो जैसे गिडिंग्स महोदय काव कहा थे, गिडिंग्स मैकाइबर पेज काव कहा थे। तो सबसे पहले गिडिंग्स के समझो। गिडिंग्स जानते का कहा था? गिडिंग्स कहा था कि समाज जोन होता है स्वयं एक संघ होता है अपने आप में, यह एक संगठन भी होता है और व्यवहारों का एक योग भी होता है। यानी क्या कहा इन्होंने? समाज स्वयं में एक संघ है, पहला शब्द यूनियन होता है समाज। दूसरी बात कहा कि एक संगठन होता है ये समाज। इसके अलावा इन्होंने कहा कि व्यवहारों का योग होता है। व्यवहार मतलब बिहेवियर जो होते हैं मनुष्य के, उन्हीं को जोड़ दो सबको तो वो भी समाज बन जाता है, जिससे सहयोग देने वाले एक दूसरे से रिलेटेड यानी संबंधित होते हैं। ये गिडिंग्स ने कहा, ठीक है। दूसरे विद्वान आए मैकाइबर पेज। मैकाइबर पेज कहीं कहीं हमहू कहा कहीं हाँ कहो भैया। तो मैकाइबर पेज कहे लागे कि समाज जौन होता है प्रत्येक प्रकार एवं प्रत्येक क्रम के उन संबंधों का समावेश करता है, उनको अपने में समाहित करता है जो मनुष्यों के द्वारा दूसरे सामाजिक प्राणी से परस्पर स्थापित होते हैं, संबंधित होते हैं। कुल मिलाकर के सामाजिक संबंध जो होते हैं वही मिलकर के समाज का निर्माण करते हैं। मैकाइवर पेज ने यह भी कहा कि समाज जो होता है सामाजिक संबंधों का एक जाल होता है। ये जाल हमारे आपके बीच में बनता है, संबंधों का जाल बनता है। जैसे मान लेते हैं कि आप
पंडित जी से पूजा करवा रहे तो पंडित जी का आपका संबंध हो गया। आप नाई से बाल कटवा रहे हैं तो नाई से आपका संबंध हो गया। आप कुम्हार के यहाँ से बर्तन ला रहे हैं तो आपका कुम्हार से संबंध हो गया। आप बढ़ई जी से दरवाजा बनवा रहे हैं तो बढ़ई से आपका संबंध हो गया। बढ़ई आपको जानता है, आप उसको जानते हैं। नाई आपको जानता है, आप उसको जानते हैं। पंडित जी को आप जानते हैं, ठीक है, पंडित जी आपको जानते हैं। परस्पर एक दूसरे के बीच में जो है संबंधों का आदान प्रदान हो रहा है। तो ऐसे क्या होता है, समाज में एक जाल क्रिएट होता है। प्रत्येक व्यक्ति परस्पर एक दूसरे को जानने आने वाले होते हैं, ठीक है, जानते मानते हैं। तो ऐसा हो जाता है आपका समाज का निर्माण। समझ में आएगा हुए? आगे देखो, तीसरा प्रश्न है समुदाय की परिभाषा बताओ। समुदाय क्या हुए भैया? समुदाय की अगर बात करें तो समुदाय का अंग्रेजी में क्या कहा जाता है? कम्युनिटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कम्युनिटी। तो समुदाय का सीधा सा मतलब होता है, देखिए समुदाय, समाज का बताया ना कि अमूर्त होते हैं, तो लेकिन सॉरी, समाज का होता है अमूर्त होते हैं। लेकिन एक बात ये समझ लो, समुदाय जो होते हैं वो मूर्त होते हैं। मूर्त माने का मतलब, मूर्त माने होते हैं भैया कि समाज समुदाय का आप देख पेबो, समुदाय का आप छू सकत हो। समुदाय कुल मिलाकर का होता है, एक निश्चित भूभाग में समुदाय रहता है कि एक दायरा फिक्स होता है कि भाई अतना जगह पे समाज, ये समुदाय हुए, ठीक है, एक समुदाय के लोग रहते हैं तो उन्हें आप देखो वो। तो समुदाय की जो परिभाषा होती है, समुदाय का होता है एक निश्चित भूभाग होता है उनका, ठीक है, उसको हम समुदाय कहते हैं। अभी निश्चित भूभाग में जितना लोग इस दायरे में रहते हैं उनके बीच में आपस में संबंध जो होता है वो मन हम कह भावना पाई जाती है। हम कह भावना का मतलब का हो, अगर तू समुदाय के एक व्यक्ति मरबो या कमा लेते, ए व्यक्ति है और बी व्यक्ति है, सी है, तो ए का मारे हो तो बी को, बी जान लो बी से दुश्मनी आप कह ली हो। अगर आप ए का व्यक्ति मार दी हो जाए कहे तो बी से दुश्मनी हो गए, सी से दुश्मनी हो गए, डी से दुश्मनी हो गई, यानी कि जितना समुदाय के लोग रहे सब तुम्हें भिड़ के मरी हैं। यानी ई होती हम के भावना कि मतलब एक दूसरे के प्रति जो है जुड़ा रहते हैं, एक परिवार के जैसा एक प्रकार से ये लोग आपस में जुड़े रहते हैं। एक खाना बदोश टाइप के से आपने कभी अगर देखा होगा तो जो खाना बदोश वाले होते हैं, जैसे कि जो जनजातियां होती हैं एक स्थान पर आती हैं, बगिया वगिया में रुकती हैं, ठीक है, उसके बाद में फिर वो फिर कहीं दूसरे जगह पर चली जाती हैं, फिर जाती हैं। आप गांव वगैरह में अगर होंगे तो देखे होंगे, जैसे अब इस समय तो हमारे इधर नट वगैरह को जानते होंगे, अगर जानते होंगे तो कुछ होते हैं जो भीख मांगने के लिए आते हैं और बगिया वगिया में रुक जाते हैं, तो खाना बदोश टाइप के, उन्हीं को खाना बदोश बोलते हैं। तो वो आएंगे घर पे आपके मांगेंगे, ठीक है, और एक कोई कोई जगह ढूंढ लेंगे, उसी में रहेंगे पल्ली उल्ली तान करके, ठीक है, और भैंस वैंस अपना रखेंगे, तो वो होते हैं आपके, तो वो भी आपके समुदाय का ही निर्माण करते हैं। समुदाय, जिस समुदाय, अच्छा, समुदाय की सदस्यता जो होती है, मतलब आप पैदा समुदाय में होते हैं जिस समुदाय में, उसी समुदाय में मृत्यु हो जाती है। यानी कि समुदाय की सदस्यता जो होती है वो मतलब कि जन्मजात होती है, पैदा हुए तो जिस समुदाय में पैदा हुए उसी समुदाय के आप सदस्य होंगे, आप समुदाय बदल नहीं सकते हैं, ठीक है। तो ये होता है समुदाय। समुदाय की परिभाषा आप देखो, समुदाय में का निश्चित भूभाग होता है, हम कह भावना होती, ठीक है। एकरे अलावा समुदाय एक सामान्य उद्देश्य होता है और सामान्य उद्देश्य की पूर्ति करे के लिए ये यही स्थान पर रह के पूरा जीवन यापन काट देते हैं। अगर खाना बदोश लोग हों, इधर उधर जात आवत हैं, तो उन्हों समुदाय कहा जाता है, ठीक है। लेकिन अब समुदाय यहाँ पर पर्टिकुलर क्या होता है, समुदाय की परिभाषा एक निश्चित भूभाग में रहते हैं, ठीक है, पहली बात। दूसरी बात, उनमें आपस में हम की भावना होती है। तीसरी बात, वो क्या होते हैं, एक सामान्य उद्देश्य होता है, उन्हीं सामान्य उद्देश्यों की पूर्ति के लिए वो अपना जीवन पूरा वहीं पर बिता देते हैं। तो इस तरीके से समुदाय होता है, ठीक है। और समुदाय का विकास जो होता है स्वतः होता है, समुदाय को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो समुदाय की परिभाषा क्या लिखेंगे, मैकाइबर पेज आते हैं, कहते हैं कि रुको भैया, समुदाय की परिभाषा हम बताई थे, अभी तक तो समझाए दियो हमसे, कहीं कहीं शुक्ल जी आप तो समझाए हो समुदाय की परिभाषा, लेकिन हमरो वाली बताए दो लड़कन का। हम कहा बिल्कुल बताए साहब। तो मैकाइबर पेज कहे लागे, हमसे नहीं कहना है तो समझाओ पाए बताई थे। तो मैकाइबर पेज कहने लगे कि जिस किसी स्थान पर, कौनो ऐसा स्थान जहां पर का हुए एक छोटे अथवा बड़े समूह के सदस्य, कैसे, कोई छोटा समूह है चाहे बड़ा समूह है, उसके सदस्य क्या होते हैं, एक स्थान पर रहते हैं। पहली बात, एक स्थान पर रहते हुए किसी विशेष उद्देश्य में भाग ना लेकर, कोनो विशेष उद्देश्य से वे नहीं रहते कि यहाँ कोनो पर्टिकुलर रीजन से आए हैं, ना 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 ना, वे का करे आए हैं, का करे बसे हैं, एक सामान्य उद्देश्य, जीवन यापन, सामान्य जीवन की मौलिक दशाओं में भाग लेते हैं, तो उस समूह को हम समुदाय कहते हैं। मैकाइबर पेज हमें बताएंगे। यानी कि कोनो चाहे छोट समुदाय हुए चाहे कोनो बड़ा समूह हुए, कोनो छोट समूह है कोनो बड़ा समूह लोगन के, वो आवे का करे, कोनो एक स्थान पर रहे लागे। अब ओके कोनो उद्देश्य नहीं है कि लूटे खाए आवा है
कि का करे आवा, कोनो के उद्देश्य नहीं है। जवन हम सब यापन करे थे जीवन, ऐसे जवन है समुदाय के लोग रहते हैं और जीवन यापन करते हैं। ठीक है, एक जनजाति आप समुदाय मान सकते हैं कि एक स्थान पर रहती हैं, हम की भावना होती है, अपना संपूर्ण जीवन वहीं पर निवास कर देते हैं। एक सामान्य उद्देश्य होता है, कोई विशिष्ट उद्देश्य विशेष उद्देश्य नहीं होता है, वही समूह समुदाय कहलाता है। मैकाइवर पेज ने ये बात बताई। आगे देखिए, अब समुदाय परिभाषा मैकाइवर दीन तो बोगाडर्स कहाँ चुप रहे हैं। बोगाडर्स कहीं रुको भैया, मैकाइवर हमहू कही थे कुछ, कहीं हाँ भाई तू बताई दियो। तो बोगाडर्स कहे लागे कि समुदाय जो होता है एक सामाजिक समूह होता है। क्या होता है? एक सोशल ग्रुप होता है। ठीक है, सामाजिक समूह होता है। समझ रहे हैं ना? समाज क्या था? समाज क्या था? एक व्यवहार का योग होता है समाज, संबंधों का योग होता है, संबंधों का जाल होता है समाज, इसीलिए दिखता नहीं। लेकिन समुदाय व्यक्तियों का संगठन होता है, इसीलिए दिखता है। ठीक है, तो व्यक्तियों का संगठन दिखेगा, व्यक्तियों के संबंध नहीं दिखेंगे। जो दिखेगा उसको क्या बोलेंगे? मूर्त है। जो नहीं दिखेगा उसको क्या बोलेंगे? अमूर्त है। ठीक, समझ में आई चीजें? ये होता है। अब सामाजिक समूह की बात हो रही, तो सामाजिक समूह क्या होता है इसको भी अभी हम समझेंगे। सामाजिक समूह लोगों का संगठन होता है, यानी सामाजिक समूह भी मूर्त होता है। क्लियर? यानी सामाजिक समूह को भी आप देख पाते। तो समुदाय एक सामाजिक समूह होता है जिसमें कुछ मात्रा में हम की भावना होती है। हम की भावना बताया नहीं कि अगर एक मरबो तो दूसर का तुम्हें घेर कर अपटाए जुड़ते हैं, तो ये क्या होता है? हम के भावना। अगर एक व्यक्ति कुछ दिक्कत पड़ी तो चार व्यक्ति बगले खड़ा रही हैं। ठीक है, उनके दुख मा दुख, उनके सुख मा सुख, तो ये होते हैं हम के भावना। जो किसी निश्चित स्थान पर रहते हों, यही बात बताई किसने? बोगाडर्स ने। बढ़िया है। तीन तत्व इनकी परिभाषा से मुख्य रूप से सामने आते हैं। पहला, एक निश्चित भूभाग में रहते हैं। दूसरा, सामुदायिक भावना होती है, हम की भावना। सामुदायिक भावना बात एक ही है। तीसरी बात, जीवन की संपूर्णता होती, समान उद्देश्य को ध्यान में रख करके संपूर्ण जीवन बिता देते हैं, वो समुदाय होता है। समझ में आएगा समुदाय क्या होता है? चौथा प्रश्न, परिवार किसे कहते हैं? परिवार क्या है? प्रश्न यही सब पूछे जाएंगे, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। और ज्यादा ये ना सोचो कि हम एक पढ़े नहीं जानित है। एक बार अगर देख लेबो दिमाग में बैठ, जीवन में भूले नहीं है कि सब का हुए। परीक्षा में बैठबो, फट 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 लिखते चला जाबो, तो कलम रखे की जरूरत ना पड़े। बगल वाला तार लड़का पूछे, भैया मतलब बगल वाला बगलिया वाला जो लड़का आपके बैठा रहे, क्यों पूछे भैया कहाँ से पढ़े हो दादा तू? तब कहा वो अरे शुक्ला स्टडी पॉइंट से पढ़े। तो बतावा करो जाए क्लास में अपने सब जगह कि शुक्ला स्टडी पॉइंट पर पढ़ाई हुई थी, जमक के और पढ़ो। ठीक है, चलो। अब आप सबके बीचे कोई कोनो हम अलग से लंदन से ना ही आए हैं आपका पढ़ावे, ये खोई आपकी। ठीक है, तो परिवार की परिभाषा का हुए, परिवार का हो, ऐसे देखो अपने समाज में हर व्यक्ति के उन कोनो परिवार में रहा था। तो परिवार वह हुए जो में आप रहा हो। कोनो परिभाषा मैकाइवर पेज और वह दे दीन किंग्सले डेविस, तो आपका वह परिभाषा आप रटत लाभो जीवन भर नहीं। बिल्कुल परिवार अपने भाषा में समझो, परिवार हुए का हुए कई लोग रहा थे परिवार में, पहली बात। दूसरी बात, उसमें एक मालिक रहा थे परिवार का, एक मालिक होगा वो खर्चा चलावा सबके। एक दूसरे पर सदस्य जो होते सबके अपना उत्तरदायित्व होता है कि भाई जो है जैसे हम चार भाई हैं तो मालिन हमारे बड़के भैया दुकान खोलें तो दुकान ही काम करते हैं। ऐसे ऐसे सब अपन जो है ऐसे एक जने खेती करते हैं, क्यों हम यूट्यूब पे पढ़ाई थे, छोट भाई दूसर काम करते हैं। तो ऐसे से क्या होते हैं कि सब अपन अपन काम कर रहे हैं, सबका अपना उत्तरदायित्व होता है कि भाई तुम्हें ये काम करे है, तुम्हें ये करे है, तुम्हें ये करे है, तुम्हें ये करे है। तो ये क्या होगा, सबका उत्तरदायित्व भी फिक्स होता है परिवार में। हुआ था कि नहीं होता आपके घर में? बस यह है परिवार हुए। परिवार के द्वारा क्या होता है? परिवार आपकी जिम्मेदारी, आपकी शादी तक परिवार कर, विवाह जो होती है वो आपका परिवार करवाता है। तो परिवार क्या होता है? परिवार अगर देखें वैसे तो माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे मिलकर के परिवार का निर्माण करते हैं। यानी कि एक पति हुए और वह मेहरारू हुए यानी पत्नी हुए और उससे जो बच्चे हुए जो हैं, ये 3 4 5 मिलकर परिवार बना सकते हैं। अब हो सकता है तो ये हो गई एकाकी परिवार। एकाकी मतलब न्यूक्लियर फैमिली। ठीक है, न्यूक्लियर फैमिली मतलब क्या होगा? केंद्रीय परिवार। मतलब कि जब माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे, अगर उनके लड़के उनके विवाह होगा तो फिर उन्हों के लड़के हुई हैं, तो एक प्रकार से 3 पीढ़ी होगा। तो ये क्या होगा, जब 3 पीढ़ी हो जाए कि दादा होइगे, पापा होइगे और लड़का है, तो 3 पीढ़ी होइगे। अब यह परिवार का कहबो, यह परिवार का संयुक्त परिवार। संयुक्त माने ज्वाइंट फैमिली। गांव में कौन में फैमिली मिलती है? ज्वाइंट फैमिली मिलती है। लेकिन गांव में आप का हुए लाग, बंटवारा हुए लाग। अब बंटवारा हुए जाए संयुक्त परिवार के, तो कौन परिवार बने? केंद्रीय फैमिली बने, यानी कि न्यूक्लियर फैमिली बने। न्यूक्लियर माने एक केंद्रीय यानी कि एकल परिवार का निर्माण होगा, जिसमें माता पिता और उनके अविवाहित बच्चे। और आजकल के तो लड़के लड़की है चाहते हैं कि माता पिता का कितना जल्दी जो है शादी हुए तो इसे निकल जाए शहर लेके अपने मेहरारू का, यह सब सोचत हैं। और मेहरारू घरे ना ही रह चाहती कि बर्तन मांजे में घरे रह के, ना ना ना,
वो जैसे ब्याह होते फोन पे बता देती कि हम जो है वहीं रहा भाई दिल्ली और कलकत्ता। तो ये क्या होता है, तो परिवार आजकल टूटने लगे हैं। तो संयुक्त परिवार विघटन क्यों हो रहा है, ये आपसे प्रश्न भी पूछा था कि संयुक्त परिवार का विघटन भारत में क्यों हो रहा है। तो यही सब कारण है। आजकल की जो युवा पीढ़ी है वो स्वतंत्रता चाहती है, ठीक है, हर मामले में समानता चाहती है। और चाहिए भी भाई देखिए, लेकिन एक दायरा होता है स्वतंत्रता और समानता का, ठीक है, जिसमें आप, हालांकि इस पर जाएंगे तो बड़ा लंबा हो जाएगा। तो परिवार यह हुए, परिवार क्या होता है, विवाह के द्वारा इकट्ठा होता है। विवाह जब होता है एक लड़का लड़की का, इकट्ठा होते हैं, नातेदारी, रक्त संबंध, ये सब इसी सभी के द्वारा व्यक्तियों का एक छोटा सा संगठन होता है, जिसमें जो है वैश्विकता, प्राथमिकता और अस्थायित्व जैसे गुणों की प्रधानता होती है। परिवार में आप जैसे, आप परिवार आपकी मदद करता है, परिवार अपने सदस्यों में अगर आपको कुछ हो जाता है तो आपका परिवार, आपके माता पिता आपकी सहायता करते हैं। तो ये परिवार हुए। मैं काबर पेज कहिन कहिन रुको भैया शुक्ल महाराज, तुम बताई दी कुछ लड़कन का, बताई दो कुछ आप हमका, ठीक है। तो मैं काबर पेज कहिन कहिन कि परिवार जो होता है उस समूह को कहते हैं। परिवार भी क्या है, एक समूह होता है। किसने कहा, मैं काबर पेज ने कहा कि परिवार उस समूह का नाम है। किस समूह का नाम है भैया, तो मैंने पूछा भैया किस समूह का नाम है मैं काबर जी, मैं काबर फिर कहे कि जो यौन संबंधों पर आश्रित होता है। यौन संबंध मतलब कि, यौन संबंध मतलब क्या होता है, जैसे कि एक महिला और पुरुष जो होते हैं, जब वो मतलब शादी करेंगे तभी वो इकट्ठा होंगे और यौन संबंधों की पूर्ति के लिए शादी करी जाती है। ये मैकाइबर पेज ने कहा, हमका ठीक है। तो ये यौन संबंधों पर आश्रित होते हैं जो परिवार होते हैं उस समूह को। और इतना छोटा होता है परिवार, कितना छोटा होता है, इतना छोटा, और इतना छोटा होने के साथ साथ क्या होता है, शक्तिशाली भी होता है परिवार। तो परिवार छोटा भी होता है और इतना शक्तिशाली होता है कि क्या करता है, जो संतान के जन्म और पालन पोषण की व्यवस्था करता है। संतान के जन्म की, और मतलब कि संतान के जन्म पालन पोषण की व्यवस्था कौन करता है, परिवार करता है। यानी एक ऐसा समूह जो यौन संबंधों पर आश्रित होता है और सबसे मतलब छोटा होता है परिवार, शक्तिशाली होता है और समाज की सबसे छोटी इकाई होती है परिवार, जो क्या करती है, जो संतान को जन्म देती है, संतान का पालन पोषण करती है, और संतान एक प्रकार से फिर जो होता है उसकी शादी होती है, वो दूसरा परिवार बनाता है। तो इस तरीके से ये परिवार होता है। समझ में आएगा परिवार का हुआ। तब तक किंग्सले डेविस कहें मैकाइबर जी हर जगह तू ही परिभाषा दी हो, समाजों परिभाषा अपने बताए दी हो, समाज शास्त्र परिभाषा दे दी हो, ठीक है, सामुदायिक परिभाषा दे दी हो। तो हम कुछ बोले देबो कहीं, हाँ बिल्कुल बोलो। किंग्सले डेविस कहे लागे परिवार के परिभाषा दियत कि देखो परिवार जो होता है ऐसे व्यक्तियों का संगठन होता है। तो कहीं कैसे व्यक्तियों का संगठन, कहा कि जिसमें सगोत्रता के संबंध होते हैं। सगोत्रता का हुए भैया, सगोत्रता मतलब जैसे मान लीन हम हुई, हमारा नाव का है शिवम शुक्ला है, अब हमार गोत्र का हुए, हमार गोत्र है गर्ग गोत्र, ठीक है, गर्ग गोत्र यानी हमार गोत्र और हमारे भाई के गोत्र यक्के रहे तो सा गोत्र मतलब कि समान गोत्र होंगे। परिवार के लोग सागोत्रता के संबंधित होते हैं, ठीक है। इसीलिए आप देखते हैं कि जब शादी होती है लड़कियों की, तो मान लेते हैं हमारी शादी, मान लेते हैं किसी पांडे की बिटिया के साथ हो गई, तो फिर क्या हो जाएगी, पांडे की बिटिया जो होंगी वो पांडे पहले लिखेंगी, लेकिन जब शादी हो जाएगी तो यहाँ पर आएंगी तो क्या लिखेंगी, शुक्ला लिखेंगी। अगर मिश्रा के साथ हो जाएगी तो वो मिश्रा भी आकर के यहाँ पर क्या हो जाएंगी, शुक्ला हो जाएंगी। तो सगोत्रता फिर वो गोत्र में पर तो उसका भी गोत्र क्या हो जाएगा, जो मेरा गोत्र है गर्ग गोत्र हो जाएगा। तो ये ध्यान रखेंगे। किंग्सले डेविस ने कहा कि परिवार व्यक्तियों का समूह जरूर होता है, लेकिन ऐसे व्यक्तियों का समूह होता है जिसमें सगोत्रता का संबंध पाया जाता है, और जो इस प्रकार एक दूसरे के रक्त संबंध यानी ब्लड का, खून का रिश्ता होता है परिवार में। एक खूनी रिश्ता होता है, खूनी रिश्ता मतलब कि ब्लड रिलेशन होता है कि भाई कहते नहीं कि हमार खून हुए, जैसे आप, आपके पिताजी के खून आप हैं, ऐसे कहते हैं गांव में। तो ये होता है किंग्सले डेविस के अनुसार परिवार। समझ में आएगा। संयुक्त परिवार का हुए, आपसे पूछे संयुक्त परिवार का हुए, जो मन का हुए कि संयुक्त रसोई हुए, सब इकट्ठे खाना बनत हुए, इकट्ठे सब खात हुए, 3 पीढ़ी ज्यादा लोग राहत हुए, जैसे आपके दादा दादी, मम्मी पापा, चाचा चाची और आप का लड़के पड़के सब राहत हुए इकट्ठे, तो वो संयुक्त परिवार कहा जाता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखें, यानी कि एक संयुक्त परिवार में 3 या 3 से अधिक पीढ़ियों के साथ साथ एक ही घर में निवास करते हैं, उनकी संपत्ति सामूहिक होती है, खेत पास सब यक्कम रहते है, बटानाई रहते है, खाना यक्के जगह बनता है, ठीक है, पूजा होती तो सब इकट्ठे भाग लेते हैं, विवाह हुआ ठनत है तो एक मालिक रहते हैं, वह सब पैसा खर्च करते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, वो संयुक्त परिवार होता है। समझ में आएगा। आगे बढ़ा जाए। 5वां आएगा
देखो परेशान ना हो, घबराओ ना कि का हुआ सामाजिक स्तरीकरण, बिल्कुल ना ही घबराए, बहुत सरल है। स्तरीकरण, अस्तर हो, अस्तर माने समझो, एक जैसे कि तू यप्पे हो, तू यस्सो हो गयो, एक दरुआगा हो गयो, तू सिपाही हो गयो, तू हवलदार हो गयो। अभी का हुए, अस्तर तो हुए, यानी उच्च है ये कौन, यस्सो, ठीक है, फिर दरोगा, फिर यसाई, फिर सिपाही, फिर होमगार्ड, ठीक है। तो ये का फिट है एक समाज, एक स्तर फिक्स है क्या मन, पुलिस वाले में। तो ऐसे समाजों में एक स्तर हुआ है कि कोनो व्यक्ति बड़े पद पे हुआ है, फिर कोनो छोटे पद पे, फिर वह से छोटे, फिर वह से छोटे, फिर वह से छोटे। तो यही का कहा जाता है सामाजिक स्तरीकरण। अंग्रेजी में क्या कहते हैं सामाजिक स्तरीकरण का, सोशल स्टार्टिफिकेशन। स्टार्टिफिकेशन का मतलब सीधा सीधा यह होता है कि समाज में एक स्तर होता है, केहू ज्यादा मान्यता होती समाज में केहू के बोली के, जैसे बहुत जने आप गाँव में ही हैं जकरे लगे धन ज्यादा हुए, वो ज्यादा कोनो मामला में बढ़ चढ़ के भाग लिए हुई हैं, जकरे लगे मान ली सामाजिक प्रतिष्ठा, मान ली थे कोनो अगर उच्च जाति के हैं, उनके पास एक आध कार वार है तो उन्हों ज्यादा बोली हैं, ठीक है। और निम्न जाति में अगर केहू लगे बढ़िया धन वन कमाते हैं तो उन्हों हर मामला में भाग ले हैं। तो ऐसे क्या होता है, सामाजिक स्तरीकरण जो होता है, सामाजिक भूमिका और परिस्थितियां डिपेंड होती है कि भाई आप कितना कमा रहे हैं, आप किस जाति के हैं, ठीक है, आप महिला हैं कि पुरुष हैं। आप देखेंगे समाज में महिलाएं जो होती हैं उतना ज़्यादा बढ़ चढ़ के भाग नहीं लेती हैं, ठीक है, या महिलाएं जो होती हैं उनको अधिकार नहीं होता समाज में जाकर के बोले, ठीक है। मर्द जाकर के बोलते हैं, जो पुरुष होते हैं, पुरुष जाकर के हर मामला डील करते हैं, तो ठीक है, उनका स्तर होता है समाज में, यानी कि पुरुष का स्तर ज़्यादा होता है और स्त्री का स्तर वैसे कम हो जाता है, समझ रहे हैं ना। तो ये सामाजिक स्तरीकरण होता है, यानी कि विभिन्न समूहों का किसी न किसी आधार पर स्तर में विभाजित होते हैं, उसी को स्तरीकरण कहते हैं। कोई उच्चता और निम्नता के हिसाब से होता है, घटते से बढ़ते क्रम में, बढ़ते से घटते क्रम में, यानी कि एक वो होता है कि वो मतलब कि कोई उच्च पद पर होगा, फिर कोई नीचे पद पर, ऐसे। तो ये होता है सामाजिक स्तरीकरण। अब एक व्यक्ति है बर्ट्रैंड रसल, समाजशास्त्री हुए, बहुत बढ़िया समाजशास्त्री हैं, कहें कि सामाजिक स्तरीकरण की परिभाषा हम बताई थे, वका आप समझो, बतावागा बिल्कुल सुनावा जाए तो बर्ट्रैंड रसल महोदय कहे लागे कि सामाजिक स्तरीकरण एक प्रकार से एक दिए गए समाज में, क्या, एक दिए गए समाज में व्यक्तियों का विभाजन होता है, व्यक्तियों का विभाजन या व्यक्तियों का बंटवारा कि भाई तुम्हारा काम ये है, तुम्हारा उत्तरदायित्व ये है, तुम्हारी भूमिका ये है, तुम्हारा रोल ये है समाज में। तो वो होता है आपका जो है सामाजिक स्तरीकरण। तो एक ऐसा समूह या ऐसा व्यक्तियों का संगठन या उस समूह में विभाजन या समाज का ऐसा विभाजन जिसमें क्या होता है, कोई उच्च वर्ग होगा, ठीक है, कोई मध्य वर्ग होगा और कोई निम्न वर्ग होगा, ये बताया बर्ट्रैंड रसल ने। तब तक एक व्यक्ति आते हैं, उनका नाम है मरे, मरे उनका नाम है, तो इसमें कोई वो बात नहीं, मरे एक समाजशास्त्री है, उन्होंने कहा कि स्तरीकरण समाज का उच्च और निम्न सामाजिक इकाइयों में क्षैतिज विभाजन होता है। क्षैतिज विभाजन मतलब कि एक व्यक्ति ज़्यादा पावरफुल होगा, फिर उससे कम पावरफुल होगा, उससे कम पावरफुल, उससे कम पावरफुल, इस तरीके से समाज में स्तर फिक्स होता है। हर व्यक्ति का रोल, हर व्यक्ति की भूमिका, हर व्यक्ति का उत्तरदायित्व समाज में अपना अपना अलग अलग होता है और उसकी स्थिति परिस्थिति के हिसाब से उसकी भूमिका का निर्धारण होता है और उसी भूमिका के हिसाब से उसका स्तर फिक्स होता है। तो कुल मिलाकर के सामाजिक स्तरीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति का ऊंच नीच के आधार पर समूहों में विभाजन किया जाता है। समझ में आएगा, आगे बढ़ो। सामाजिक समूह का हुए, सामाजिक समूह, सामाजिक समूह की अगर बात करी तो देखिए सामाजिक समूह, समूह का मतलब होते ग्रुप, सामाजिक माने सोशल, तो सोशल ग्रुप, सोशल ग्रुप की अगर बात करी तो जब एक ही व्यवसाय के व्यक्ति या कई धंधा करे वाले व्यक्ति एक दूसरे में रुचि ले लगत हैं तो वह का हो जाता है, समूह बन जाते हैं। ये तो होगा सरल शब्द में। परिवार भी कहीं ना कहीं पे एक समूह का ही काम करता है। आगबर निमकाप कहे लागे कि सामाजिक समूह परिभाषा हम देवे, कहीं हाँ सब कहीं दियो, आप बताओ, दोनों ने मिलकर कहीं कहीं जब कभी भी या कभी दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति इकट्ठा हो जाते हैं, इकट्ठा होइगे, ओकरे बाद में परस्पर यानी एक दूसरे का, जैसे ए व्यक्ति और बी व्यक्ति इकट्ठा होइगे और एक दूसरे का क्या होते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ए बी का प्रभावित करते हैं और बी ए का प्रभावित करते हैं, एक दूसरे का क्या करते हैं, परस्पर प्रभावित करते हैं। तो क्या होता है, तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण कर लेते हैं। जब दो अथवा दो से अधिक व्यक्ति एकत्रित होते हैं, इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो उस को क्या बोलते हैं, सामाजिक समूह या सोशल ग्रुप बोलते हैं, आगबर निमकाप ने कहा। ऐसे दूसरे विद्वान आए, बोगाडर्स, बोगाडर्स ने कहा कि तू दो जने मिलकर परिभाषा दियो है, आगबर और निमकाप दोनों ने मिलकर हम अकेले देवे, तो दोनों ने कहीं हाँ भैया बताओ। बोगाडर्स कहीं रुको,
बहुत बड़ी परिभाषा दे भाई और जबरदस्त परिभाषा दे भाई, सुनो। कहीं हाँ, कहीं सामाजिक समूह जो होता है, एक सामाजिक समूह का विचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों की एक ऐसी संस्था में निहित होता है जिनका ध्यान कुछ सामान्य उद्देश्यों पर होता है, जो आपस में एक दूसरे को प्रेरित करते हैं, मोटिवेट करते हैं। ए बी को मोटिवेट करता है, बी भी ए को करता है, बी सी को करता है, सी भी बी को करता है, ऐसे ए सी को करता है, सी ए को भी करता है। ठीक है, एक दूसरे को क्या करते हैं, परस्पर मोटिवेट करते हैं, प्रेरित करते हैं, जिसमें सामान्य व्यक्ति हो और जो सामान्य क्रियाओं में भाग लेते हो और एक दूसरे को प्रभावित करते हो, वही होता है सामाजिक समूह। इस तरीके से लोगों ने बताया। क्लियर? सामाजिक समूह एक प्रकार से अलग अलग विद्वानों ने उसको अलग अलग तरीके बताए हैं, तो उसको बांटने का अलग तरीका, प्राथमिक समूह होता है, द्वितीयक समूह होता है, तो ये समूह होते हैं। क्लियर? आगे देखिएगा। सामाजिक समूह होगा। 7वां प्रश्न है, सहयोग और प्रतिस्पर्धा का हुए। समाज में सहयोगो हुआ है, समाज में कंपटीशन होते, प्रतिस्पर्धा होती है। समाज में का होता है, कुछ व्यक्ति आपस में ऐसे घनिष्ठ संबंध है तो एक दूसरे की मदद करते हैं कि आगे बढ़ो भैया, और कुछ वही में होते हैं गाँव में की प्रतिस्पर्धा करते हैं, कंपटीशन। प्रतिस्पर्धा क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा मतलब कैसे कि अब आप पढ़त हो तो आपके बगलिया वाला जो लड़का आपके साथ पढ़ते वह तो आपके कंपटीटर हुए ना, वह प्रतिस्पर्धा करते, वो आगे बढ़े चक्कर में। लेकिन प्रतिस्पर्धा जो होती वो अच्छी तब मानी जाती जब वो अपना आगे बढ़े लेकिन तहार टांग ना खींचे। अगर वो आपके टांग खींच के आगे बढ़ाते तो प्रतिस्पर्धा ना हुए, वो संघर्ष होगा। प्रतिस्पर्धा नहीं हुआ, कन्फ्लिक्ट हो जाता है। हुआ प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन तब तक रहता है जब अपन आप पढ़ो और वो अपना पढ़े, और दूसरे पढ़ो करे बाद देखो नंबर के ज़्यादा लाभत है, तो ये होगा प्रतिस्पर्धा। लेकिन प्रतिस्पर्धा कन्फ्लिक्ट तब बन जाती, यानी कि संघर्ष तब बन जाती जब का हुआ था, जब हम अपना पढ़ी थे तो पढ़ते हैं, लेकिन हम ही सोची थे कि हम पढ़े के बजाय तुम्हें पढ़ाई न दी, तो उससे चली गप्पा उड़ाई और चली चलो आओ फुल्की खाई आई हो चौराहा पे। ठीक है, तो जब यह मेरे दिमाग में दिमाग आए हमार, मतलब कि हमें बातचीत हुए लगी दूसरे दोस्त का परेशान करके कि चलो हम तो पढ़ते नहीं हैं, यहू का ना पढ़ाई दी ताकि पढ़ ना पावे। ठीक है, एक नंबर बना ज़्यादा आई जाए, तो ये का होगा, सहयोग ना हुए, यहाँ का होगा, ये प्रतिस्पर्धा ना हुए, ये संघर्ष उत्पन्न हो जाते हैं यहाँ। ठीक है, तो सहयोग और संघर्ष क्या होता है, समाज में दोनों पाए जाते हैं, सहयोग भी एक तरफ और एक तरफ संघर्ष भी। सहयोग को कोऑपरेशन बोलते हैं, प्रतिस्पर्धा को कंपटीशन बोलते हैं। ठीक है, तो सामाजिक प्रक्रियाओं में सहयोग का महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि सहयोग सामाजिक जीवन का एक मूलभूत आधार होता है। इसके अभाव में, यानी इसकी कमी में, सामाजिक जीवन, सामूहिक जीवन, समाज और राष्ट्र की कल्पना आप नहीं कर सकते। जब तक सहयोग नहीं होगा तब तक आगे नहीं बढ़ेगा, क्योंकि सहयोग के द्वारा ही व्यक्ति अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर पाता है। बिना सहयोग के आप अकेले जो है कुछ नहीं कर पाएंगे। मैं एक कहावत बताता हूँ, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि जो है अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो मैं इसके आगे एक ऐड करता हूँ कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, चाहे वो राजमा ही क्यों ना हो। मतलब कुछ लोग ये कहते हैं कि नहीं रे हम अकेले काफी हैं, सब कह ले, ना 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 ना, आप कितने भी ज्ञानी हो जाएं, कितने भी चीज हो जाए, लेकिन आप अकेले सब कुछ नहीं कर सकते हैं। आपको कुछ ना कुछ सहायता दूसरों से लेनी पड़ती, तो वो सहयोग होता है। तो सहयोग के से क्या होता है, देश की उन्नति होती है, समाज की उन्नति होती है, आपकी उन्नति होती है। सहयोग को हम पारिवारिक, धार्मिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों के रूप में देख सकते हैं। हर क्षेत्र में एक दूसरे का सहयोग होता है। प्रोफेसर ग्रीन कहे लागे कि सहयोग जो होता है दो या दो से अधिक व्यक्तियों द्वारा किसी कार्य को करने या किसी समान इच्छित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए किया जाने वाला निरंतर और सामूहिक प्रयत्न होता है सहयोग। ठीक है, जबकि प्रतिस्पर्धा की बात करें तो प्रतिस्पर्धा एक असहयोगात्मक सामाजिक प्रक्रिया होती है, जो विरोधी व्यवहारों के द्वारा व्यक्तियों को एक दूसरे के उद्देश्यों को पराजित करके अपने निजी स्वार्थों को पूरा करने का प्रोत्साहन देती है। प्रतिस्पर्धा की प्रक्रिया में ईर्ष्या, द्वेष और कभी कभी शोषण का भाव भी निहित होने लगता है, और इस मतलब कि इसी को क्या बोलते हैं, प्रतिस्पर्धा बोलते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि प्रतिस्पर्धा की प्रक्रिया ने समाज को प्रगति का मार्ग दिखाया है। इससे क्या होता है, प्रतिस्पर्धा अगर सकारात्मक होगी तो आप आगे बढ़ेंगे और आपका कंपटीटर भी आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर यही प्रतिस्पर्धा नकारात्मक हो गई तो आप भी आगे नहीं बढ़ोगे और आपका कंपटीटर भी पीछे हो जाएगा। ठीक है, तो सदरलैंड महोदय कहने लगे, सदरलैंड बड़े अच्छे समाजशास्त्री हैं, कहते हैं कि प्रतिस्पर्धा कुछ व्यक्तियों अथवा समूहों के बीच उन संतुष्टियों को प्राप्त करने के लिए होने वाला अवैयक्तिक, अचेतन और निरंतर संघर्ष होता है, जिनकी पूर्ति सीमित होने के कारण उन्हें सभी व्यक्ति प्राप्त नहीं कर सकते। क्योंकि भाई जैसे मान लेते एक मोटरसाइकिल है, वही का आपका प्राप्त करे है, और 10 लोग वो है मोटरसाइकिल चाहते, तो 10 लोग में का हुए कंपटीशन हुए तो एक मोटरसाइकिल मिले आपका। ठीक है, आप कंपटीशन आप करते हो, जैसे मान लीजिए पुलिस के भर्ती आए, 60,000 भर्ती आए,
अब भरी हैं कितना नहीं फार्म में के पुलिस के लगभग 20 मतलब कि लगभग बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा लोग भरी हैं, 10-12 लाख तो जो कम हो गए, तो बहुत ज़्यादा ना, मैंने 10 लाख भरी हैं, 10 लाख लोग भरी हैं। अब 10 लाख लोग 60,000 पता के लिए तो भरे हैं, तो आपस में क्या हो जाए, कंपटीटर करिए, चूंकि इतने 60,000 में नहीं यही है, तो बाकी तो बाहर हो जाइए हैं, ठीक है। ये होता है आपका कंपटीशन, प्रतिस्पर्धा। अगला प्रश्न 8वां, धर्म को परिभाषित कीजिए। धर्म क्या होता है? बढ़िया प्रश्न है। धर्म, धर्म का आधार विश्वास होता है। विश्वास, विश्वासम फलदायकम, और विश्वास करेंगे तो फल आपको मिलेगा, और धर्म यही कहता है कि आप विश्वास करें। धर्म अलौकिक शक्ति में विश्वास है, या धर्म अलौकिक शक्ति से संबंध क्रियाओं तथा विश्वासों का नाम होता है। अकबर और निमकाफ ने कहा कि धर्म जो होता है मानवोपरि शक्तियों के प्रति अभिवृत्ति होती है, यानी उसके जो मानव से ऊपरी शक्ति यानी कि मानव से परे है, और मनुष्य को संचालित करती है, मनुष्य की क्रियाकलापों में मदद करती है। मेलिनोवस्की ने कहा कि धर्म क्रिया की एक विधि होती है और साथ ही क्रियाओं की एक व्यवस्था भी होती है। धर्म एक समाजशास्त्रीय घटना के साथ साथ एक व्यक्तिगत अनुभव भी होता है। धर्म अपने अपने हिसाब से लोग, जैसे धर्म मतलब होता है कार्य करने की शैली, एक नियमों की व्यवस्था जो आपको ये बताती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। धर्म आपको सिखाता है कि आप अपना दिनचर्या कैसे व्यतीत करते हैं, ठीक है। एडवर्ड टायलर बड़े अच्छे विद्वान हैं, उन्होंने कहा कि आध्यात्मिक सत्ताओं में विश्वास ही धर्म होता है। धर्म की अभिव्यक्ति प्रार्थना या पूजा के द्वारा करी जाती है, तो वो धर्म होता है। नातेदारी क्या होती है? नातेदारी मतलब रिश्तेदारी, तो कोनो अलग चीज ना हो, नातेदारी, रिश्तेदारी मतलब नातेदारी। नातेदारी को अंग्रेजी में क्या कहा था? किनशिप कहा जाता है, किनशिप, ठीक है। तो नातेदारी का संबंध प्रारंभ से सबसे अधिक प्रचलित और महत्वपूर्ण रहा है। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, एक दूसरे से अलग रह करके जीवित नहीं रह सकता है, क्योंकि क्या होता है जब हम आपसी संबंध होता है तो मज़ा आता है, एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, तो जो है हंसी मुस्कान होती है, हंसी मजाक होता है, बातचीत आगे बढ़ती है और मौज मस्ती होती है, जीवन यापन हो जाता है। लेकिन अगर आप ये मत सोचो कि आपको एक ही घर में जीवन भर रहना हो और उसी में जो है क्या हो, कोई आपके साथ ना हो, ठीक है, आपका कोई रिश्तेदार ना हो। अब रिश्तेदार आते तो घर में खुशी हो जाती है एक प्रकार से, या ऐसे तमाम प्रकार के शादी ब्याह होता है, तमाम नए नए रिश्तेदार बनते हैं, सभी से मिलने का मौका मिलता है, सभी के मतों को, सभी के बारे में जानने को मिलता है, इससे खुशियाँ मिलती हैं। तो नातेदारी जो होती है, जैसे कि विवाह जब होता है उसके द्वारा नातेदारी व्यवस्था बनती है। रॉबिन फॉक्स कहते हैं कि नातेदारी का तात्पर्य कुछ स्वजनों के मध्य स्थापित होने वाले संबंधों से होता है। वह स्वजन चाहे वास्तविक हो या कल्पित हो, समान रक्त वाले होते हैं, और उनको हम एक प्रकार से, जैसे कि शादी विवाह के द्वारा नातेदार रिश्तेदार बनते हैं, ठीक है। रेड क्लिफ ब्राउन क्या कहते हैं कि नातेदारी सामाजिक उद्देश्यों के लिए स्वीकृत वंश संबंध है तथा यह सामाजिक संबंधों के प्रथागत स्वरूप का आधार होता है। कुल मिलाकर के सामाजिक संबंध जो होते हैं उनके द्वारा आप शादी विवाह करते तो आपका नातेदारी बनती है, रिश्तेदारी बनती है, और खून का रिश्ता आपस में, इसमें भी नातेदारी में हो सकता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, जनरीतियाँ या लोकाचार क्या है? जनरीतियाँ या लोकाचार की अगर बात करें तो बढ़िया प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से। जनरीतियों की अगर बात करें तो जब कोई एक विचार, जनरीतियाँ और लोकाचार बात एक ही होता है, तो जब कोई विचार किसी एक जन समूह के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तब उसको हम जनरीति कहते हैं, ठीक है। और यह विचार उस संपूर्ण समूह की आदत सी बन जाती धीरे धीरे। साधारणतः जो व्यवहार किसी समूह के लोग अपनाते हैं उसे मान्यता भी प्रदान करते हैं, तो जनरीति बन जाती है। मैकावर पेज कहते हैं कि जनरीतियां समाज में मान्यता प्राप्त या स्वीकृत व्यवहार करने की पद्धतियां होती, मेथड होता है जो कि समाज के द्वारा मान्यता मिलती है और उसको लोग करते हैं। तो जनरीतियां वही होती हैं, क्या होती हैं कि कोई विचार किसी एक जन समूह के द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, उसको लोग, सभी लोग उसको मानते हैं, तो वही जनरीतियां होती हैं, वही लोकाचार होता है, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। अच्छा, रूढ़ी क्या होती है? तो जनरीतियां जब कल्याणकारी हो जाती हैं, यही जनरीतियां जो एक समूह मान्यता प्राप्त करता है कि भाई ये काम करना चाहिए। अब उसको आपके दादा ने करा तो अच्छा लगा, आपके पापा ने करा भी अच्छा लगा, हमने भी करा हमको भी अच्छा लगा, तो हम अपने बच्चे को बताएंगे ये काम करना, तो वो भी करेगा, वो अपने बच्चे को बताएगा, तो ऐसे क्या हो जाएगा, तब ये कल्याणकारी हो रही है। तो जब जनरीतियां कल्याणकारी हो जाती हैं, अच्छा प्रॉफिट देती हैं, फायदेमंद होती हैं, तो वही रूढ़ी बन जाती है, ठीक है, वही रूढ़ियां हो जाती हैं। तो जनरीतियां जब कल्याणकारी हो जाती हैं तब एक समूह के लोग जब तक मानकर, मतलब कि जब यह मानकर उसे स्वीकार करते हैं कि उससे जो वो काम कर रहे हैं उससे उनका कल्याण होगा, तो उसे ही रूढ़ी कहते हैं, ठीक है। समदर ने कहा कि जब सत्य और उचित के तत्व कल्याण के सिद्धांतों में विकसित हो जाते हैं तब जनरीतियां जो होती हैं वो रूढ़ियों का रूप धारण कर लेती हैं। पहले जनरीति यानी लोकाचार जो होता है, इसे हमने ये काम किया, हमको प्रॉफिट हुई,
आगे दूसरे लोगों ने काम किया, हमारे बच्चे ने, उसको प्रॉफिट हुई, तो उसके बच्चे भी वही करेंगे, प्रॉफिट होगा। तो वो लोग सोचते हैं कि भाई ये काम अगर करेंगे तो हमारा प्रॉफिट होगा, इसे हम सत्यनारायण जी की कथा सुनेंगे तो हमको क्या मिलेगा, पुण्य मिलेगा, हमको ये पता है, इसीलिए हम सत्यनारायण जी की कथा सुनते हैं। हम राम नाम करते हैं कि हमको भाई पुण्य मिलेगा, भगवान हमको देख रहा है तो हमको पुण्य मिलेगा। तो ये सब क्या है, ये सब रूढ़ियां हैं। जो धर्म में होता है कि भाई हम ऐसे पूजा करेंगे, हम सुंदरकांड पढ़ेंगे तो हमारा फायदा होगा, तो वो भी रूढ़ियों के अंतर्गत आ जाती हैं। ठीक है, यानी कि जन रीतियां जब आपकी कल्याणदायी हो जाती हैं सुंदरकांड करने से। जैसे आप देखिए, हमारे घर की बात कर दूं, हमारे घर में पहले जो है बहुत गरीबता थी, सुंदरकांड होने लगा हमारे घर पर। अब हमारे घर पर जो धीरे धीरे क्या हो रहा है, धीरे धीरे जो है रुपया पैसा आ रहा है, यूट्यूब भी आप लोगों की मदद से जो है धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तो आप लोगों के कृपा से आगे बढ़ रहा हूँ धीरे धीरे। तो ये क्या हो रहा है, ये सब क्या हो रहा है, कल्याणकारी हो गई रीतियाँ। जो भी भाई हमारे जो है दादा ने करा, हमारे पिताजी ने उसको करा, हम भी वही कर रहे हैं और आगे अपने बच्चे को बताएंगे कि भाई कि आप ये काम करना। ठीक है, क्योंकि हमारे लिए फायदेमंद है तो हो सकता है आपके लिए भी फायदेमंद हो जाए। तो वही चीज हो जाएंगी रूढ़ियां। तो यानी जन रीतियां, कुछ लोग इकट्ठा होकर के, एक जन समूह होता है, वो समूह क्या करता है, जब किसी काम को करता है और वो उसको करने लगता है, सामान्य मतलब कि एक समूह जो है उसको मान लेता है कि भाई ये काम करना चाहिए, वो काम करते हैं और फिर वही धीरे धीरे करके क्या होता है, फायदेमंद होती जाती हैं, तो फिर वही रूढ़ियां बन जाती हैं। क्लियर। आगे देखिए, तो यही जनरीतियां और लोकाचार हो, जनरीतियां और लोकाचार मतलब एक ही है, रूढ़ियां जब उसका एक स्टेप आगे। अगला प्रश्न, केवल 4 प्रश्न आपको यहाँ से करने हैं। ठीक है, खंडवा से 150 शब्दों में आपको उत्तर लिखना है राम मनोहर लोहिया में, और बाकी विश्वविद्यालय में 200 शब्दों में लिखना होता है। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है आपका, पहला प्रश्न क्या दिया, सभ्यता की परिभाषा दीजिए, इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। सभ्यता क्या होती है, सभ्यता को अंग्रेजी में बोलते हैं सिविलाइजेशन। तो डेफिनेशंस ऑफ सिविलाइजेशन एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिविलाइजेशन, ये आपसे पूछा गया प्रश्न। सबसे पहले आपको बता दूं, जो शाब्दिक अर्थ है इसका, सभ्यता जो शब्द बना हुआ है, यह अंग्रेजी भाषा के सिविलाइजेशन से बना हुआ है। सिविलाइजेशन जो है उस शब्द जो बना हुआ है आपका सिविटास और सिविक्स से बना हुआ है, जो कि लैटिन भाषा का शब्द है। सिविटास और सिविक्स का मतलब होता है नगर निवासी। नगर निवासी जो एक स्थान पर अस्थायी रूप से रहते हैं, जो शिक्षित हैं, जिनका व्यवहार जटिल है, वो होते हैं आपके सभ्यता, उसी को बोलते हैं सिविलाइज्ड। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर। तो सभ्यता का अर्थ वैसे तो हम भौतिक वस्तुओं से लगाते हैं, परंतु यह सोचना उचित नहीं है। भौतिक वस्तुएं सभ्यता का अंग नहीं, वो संस्कृति होती हैं। सभ्यता का एक मतलब कि एक माध्यम मात्र होती हैं सभ्यताएं। ठीक है, संस्कृतियों के माध्यम से सभ्यता तक पहुंचा जाता है। ठीक है, तो सभ्यता की बात की तो एडवर्ड टाइलर कहते हैं कि सभ्यता मानव जाति की वह विकसित अवस्था होती है, एक अवस्था होती है, विकसित अवस्था होती है, जिसमें क्या होता है, उच्च श्रेणी के व्यक्तिक और सामाजिक संगठन पाए जाते हैं, जिनका उद्देश्य मानव के गुणों यानी मानव की क्वालिटी, उसकी पावर यानी शक्ति, और उसकी जो हैप्पीनेस यानी प्रसन्नता, उसमें वृद्धि करता है। तो वो होती है सभ्यता। मैथ्यू आर्नाल्ड कहते हैं कि सभ्यता समाज में मानव का मानवीकरण होता है। ऑक्सफोर्ड के अनुसार बताया गया कि सभ्यता मानवीय समाज की उन्नत और विकसित अवस्था होती है। ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी होती है, उसमें बताया गया। इसके अलावा तो कुल मिलाकर के अगर बोले, सभ्यता के अंतर्गत मानव जीवन को नियंत्रित करने वाले, मानव जीवन को कंट्रोल करने वाले सभी दशाएं आ जाती हैं, सभी प्रयत्न आ जाते हैं, सभी भौतिक पदार्थ आते हैं, जिनसे मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति होती है, और इसका विकास मानव के द्वारा ही किया जाता है, और हमारी आवश्यकताएं पूर्ति हो जाती हैं। तो सभ्यता जो होती है कुल मिलाकर के यही होती है। पहली बात तो ये सभ्यता की परिभाषा होगी। विशेषता क्या है, पहली विशेषता ये है कि मानव द्वारा निर्मित भौतिक वस्तुएं सभ्यता कहलाती हैं। ठीक है, तो जो भौतिक वस्तुएं होती हैं वही सभ्यता कहलाती, मनुष्य के द्वारा बनाई गई। दूसरी बात, भौतिक वस्तुएं मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति साधन के रूप में करती हैं। तीसरी बात, सभ्यता मूर्त होती है, सभ्यता आपको दिखाई पड़ती है। इसके अलावा सभ्यता उपयोगितावादी होती है, मतलब की आवश्यकता बढ़ती है और उसके हिसाब से हमको उसकी रिक्वायरमेंट होती है। पांचवी विशेषता, सभ्यता में परिवर्तन का गुण होता है। इसके अलावा सभ्यता में आदर्श व्यवस्था कायम की जाती है। इसके अलावा सभ्यता विकास के उन्मुख होती, लगातार सभ्यता में विकास होता रहता है। सभ्यता मानव को आनंद और संतुष्टि प्रदान करती है। जैसे मान लेते हैं हमको जरूरत थी जो है मान लेते हैं कि इस समय ठंडी है तो अब कौरा जलाने की जरूरत है, तो हमने क्या किया, एक हीटर मंगवा लिया, तो उससे हम ताप रहे हैं बैठ करके। तो क्या हो रहा है, ये सभ्यता का ही एक अंग है। ठीक है, क्योंकि हमारी आवश्यकताएं पूर्ति हो रही हैं, हमको आनंद मिल रहा है, हमको संतुष्टि मिल रही है। ठीक है, हमको अगर कुछ खाने की जरूरत हुई तो हमने बहुत बढ़िया चाय वगैरह बनवा लिया, तो चाय भी एक प्रकार से मानव के द्वारा निर्मित पेय पदार्थ है, उससे भी आनंद की प्राप्ति होती है, वो भी सभ्यता का अंग है। ऐसे ही जिस पर आप, जैसे आपका जो सोफा कुर्सी मेज से लेकर के जितनी भी चीज़ें हैं, फ्रिज एसी सब कुछ, ठीक है, पानी गर्म आने वाली मशीन,
ठीक है। अगर नहाना है तो भाई ठंडी पानी में क्या होता है, ठंडे पानी नहाने में बड़ा ठंड लगता है, तो फिर पानी गर्म करके नहाते हैं, तो वो भी मशीन आ गई, तो वो भी सभ्यता का एक अंग है, आनंद देती है, संतुष्टि देती है। सभ्यता की माप बड़ी सरल होती है। सभ्यता सदा आगे की ओर गतिशील होती है। सभ्यता संस्कृति के विकास का उच्च स्तर होता है। संस्कृतियाँ मतलब धीरे-धीरे जब कल्चर विकसित होता है, कल्चर बहुत विकसित हो जाता है, तो सभ्यता का रूप धारण कर लेता है, ठीक है? ये बात ध्यान रखेंगे। सभ्यता का हस्तांतरण बहुत ही सरलता से हो जाता है। सभ्यता मानव संबंध के जो है बाह्य जीवन से रिलेटेड होती हैं, ठीक है? तो इस तरीके से ये सभ्यता की विशेषताएँ कुछ हो गई। अगला प्रश्न, शिक्षा को परिभाषित कीजिए, इसकी अवधारणा को स्पष्ट करें। शिक्षा की अगर बात की जाए, तो शिक्षा की अगर बात करें तो शिक्षा क्या होती है? शिक्षा जो होती है समुदाय या समुदाय के व्यक्तियों के द्वारा निर्देशित एक ऐसी सामाजिक प्रक्रिया होती है जो समाज के द्वारा स्वीकृत मूल्यों को प्राप्त करना चाहती है। समाज के द्वारा बताई गई चीज़ों को समझने में शिक्षा हमारी मदद करती है। कुल मिलाकर के शिक्षा की बात करें तो इमाइल दुर्खीम कहते हैं कि शिक्षा अधिक आयु के लोगों के द्वारा ऐसे लोगों के प्रति की जाने वाली क्रिया है जो अभी सामाजिक जीवन में प्रवेश करने के योग्य नहीं है। इसका उद्देश्य शिशु में उन भौतिक, बौद्धिक और नैतिक विशेषताओं का विकास करना है जो उसके लिए संपूर्ण समाज और पर्यावरण से अनुकूलन करने के लिए आवश्यक होती है। यानी ये होता है शिक्षा। शिक्षा के द्वारा व्यक्ति समाज में रहने योग्य बनता है, समाज में अनुकूलन सीखता है, सामाजिक नियम कायदे को जानता है, सामाजिक नैतिकता को समझता है। शिक्षा के द्वारा ही होता है, ठीक है। महात्मा गांधी कहते हैं कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बच्चे के शरीर, मन और आत्मा में विद्यमान सर्वोत्तम जो क्वालिटी है, जो गुण है बच्चे के अंदर, जो है उसके शरीर के जो गुण है, उसकी मन के जो गुण है, उसकी आत्मा के जो गुण है, उसको बाह्य प्रकटीकरण या सर्वांगीण उसका विकास हो। ये महात्मा गांधी ने कहा कि शिक्षा का अर्थ ये होता है, ठीक है। टी रेमंड कहते हैं कि शिक्षा विकास की वह प्रक्रिया है जिसके अनुसार मनुष्य बचपन से प्रौढ़ावस्था तक अनेक तरीकों से अपने भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक पर्यावरण से अनुकूलन करना सीखता है, सभी के बारे में जानता है, जीने की कला मिलती है, सामाजिक समस्याओं से लड़ने की क्षमता शिक्षा देती है। शिक्षा के माध्यम से आपकी बुद्धि का विकास होता है, आपकी बुद्धि के द्वारा सामाजिक समस्याओं का निपटारा आप करते हैं। तो ये होता है आपका मतलब की शिक्षा, ठीक है। तो कुल मिलाकर के शिक्षा एक ऐसी संस्था है जिसका उद्देश्य बालक में मानसिक, आध्यात्मिक, सामाजिक, भौतिक इन सभी क्वालिटियों का, इन सभी गुणों का विकास करना होता है, जिससे कि वह संपूर्ण पर्यावरण के साथ सफल अनुकूलन कर सकता है। शिक्षा मानव के आंतरिक और बाह्य गुणों का विकास करती है। शिक्षा के द्वारा ज्ञान और सांसारिक या सांस्कृतिक विरासत का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरण होता है। आपके जो है पिताजी ने क्या किया उसको आप तब जानेंगे जब आप शिक्षा जो है शिक्षित होंगे। तो शिक्षा जो होती है वो विचारों के माध्यम का एक तरीका भाषा के द्वारा जो है परिवर्तित हुए, मतलब भाषा के माध्यम से आप एक दूसरे मतलब अपनी भावनाओं का व्यक्त करते हैं। तो आप भाषा तभी जान पाते हैं जब आप शिक्षित होते हैं, ठीक है। वैसे आप बोली जान पाते हैं लेकिन भाषा की जो चीज़ें होती हैं इंपॉर्टेंट उसको आप पढ़ेंगे, शिक्षित होंगे तभी जान पाएंगे। अब शिक्षा का मतलब केवल किताब पढ़ना नहीं है, ठीक है। मैंने शिक्षा शास्त्र में आपको कल ही बताया था कि शिक्षा का मतलब सीधा सीधा होता है कि क्या, शिक्षा का मतलब होता है कि भाई क्या होता है शिक्षा का मतलब? शिक्षा का मतलब यही होता है कि आप जो है अपनी जो धारणा आपके अंदर, एक होता है पढ़ना, एक होता है कढ़ना। तो पढ़ो हुए कढ़ो हुए तो वही शिक्षा कहा जाता है। अब कवन केवल किताबें पढ़ ली हाँ आदमी शिक्षित ना ही कहा जात। शिक्षित वह व्यक्ति है जौन कुछ ना कुछ जानत है, सीखे है कोनो काम, ठीक है। तो शिक्षा मतलब पढ़ना पढ़ना, ऐसे कहते गाँव में अरे भैया पढ़े नहीं है लेकिन कढ़े बहुत हैं। तो जौन कढ़े हैं वह शिक्षित व्यक्ति है। अब शिक्षित का मतलब यह नहीं कि वो एमए बीए करे हुए, बीएससी एमएससी बीएमएस और यह एमबीबीएस करे हुए तब है वो शिक्षित है, ना ना ना। बिना पढ़े शिक्षित आदमी हुआ है क्योंकि वो अनुभव के द्वारा सीखत है। तो सीखना ही तो आप चाहे उसको पढ़ करके आप सीखते हैं, उसको वैसे जान जाता है, उसको प्रैक्टिकल करके जान जाता है। क्लियर? तो ये होता है आपका शिक्षा, और शिक्षा के द्वारा समाज का विकास होता है। क्लियर? ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा अगला प्रश्न है, सातवीकरण के सहायक कारकों का उल्लेख कीजिए। सातवीकरण मतलब होता है आत्मसातीकरण, मतलब कि एक प्रकार से सात्वीकरण का सीधा सीधा मतलब आप समझ सकते हैं कि भाई मतलब स्वीकार करना, या एक प्रकार से बोले जैसे कि इसका सहायक कारक में सात्वीकरण में सहायता कौन प्राप्त करते हैं, जैसे कि सबसे पहला पॉइंट है आपका घनिष्ठ सामाजिक संपर्क। जब एक दूसरे के बीच में घनिष्ठ सामाजिक संपर्क होता है तो सात्वीकरण होता है। पहली
क्योंकि विभिन्न प्रकार के लोगों तथा विभिन्न संस्कृतियों वाले लोगों में जितना अधिक घनिष्ठ संबंध होगा, व्यक्तियों तथा समूहों में सात्वीकरण की प्रक्रिया उतनी ही अधिक होगी। हम आपसे कुछ सीखेंगे और आप हमसे कुछ सीखेंगे, जब आप मिलेंगे तभी। तो घनिष्ठ संपर्क संपर्क जब होगा एक दूसरे के बीच में, तो हम आपकी संस्कृति को जान पाएंगे, आप हमारी संस्कृति को जान पाएंगे। तो सात्वीकरण क्या होगा, हम आपकी संस्कृति की जो अच्छाई है उनको हम एब्जॉर्ब कर लेंगे, अपने अंदर उसको ग्रहण कर लेंगे, तो वही सात्वीकरण हो जाएगा। तो पहला कारक यानी कि घनिष्ठ सामाजिक संपर्क के द्वारा सात्वीकरण होता है। दूसरा सहायक तत्व जो होता है, सहायक कारक होता है सात्वीकरण में, वो है सहिष्णुता। क्योंकि सामाजिक संबंधों में घनिष्ठता तभी होगी जब व्यक्तियों में सहिष्णुता यानी कि टोल रिलेशन की जो भावना होती है वो होगी। सहिष्णुता के फलस्वरूप क्या होता है, विभिन्न संस्कृतियों के लोग आपस में मिलते जुलते हैं और आपस में एक दूसरे का आदान प्रदान होता है। तीसरा सहायक तत्व होता है, कारक होता है सात्वीकरण का, सांस्कृतिक समानताएं। तो जब विभिन्न संस्कृतियों में समान लक्षण होंगे तब सात्वीकरण की प्रक्रिया में तेजी होती है, और इन्हीं सांस्कृतिक समानताओं के कारण ही लोग एक दूसरे के संपर्क में आते हैं और एक दूसरे से आपस में आदान प्रदान करते हैं चीज़ों को। चौथा सामाजिक मतलब कि सात्वीकरण का सहायक कारक में चौथा कारक है, वो होता है प्रजातीय समानताएं। क्योंकि विभिन्न प्रजातियों में कुछ यदि कुछ समानताएं होती हैं तो कुछ मतलब कि तो इसके परिणाम स्वरूप भी सात्वीकरण की प्रक्रिया आसानी से हो जाती है। इसके अलावा समान आर्थिक अवसर, क्योंकि समान आर्थिक अवसर परिस्थिति में रहने के कारण से व्यक्तियों के मिलने जुलने के अधिक स्तर प्राप्त होते हैं। असमान आर्थिक परिस्थितियों के कारण से लोगों में मेल जोल अधिक हो पाता है, मतलब अधिक नहीं हो पाता है। सात्वीकरण की प्रक्रिया को अधिक सुलभ बनाने के लिए आवश्यक क्या है कि लोग जो है आपस में मिले जुले, लोगों को समान आर्थिक अवसर मिले, तभी आपस में लोग एक दूसरे से मिलजुल पाएंगे। ठीक है। और छठा सामाजिक मतलब सहायक कारक है सात्वीकरण का, वो है सम्मिश्रण। विभिन्न सामाजिक संबंधों के परिणाम स्वरूप जैसे वैवाहिक संबंध के द्वारा लोग एक दूसरे के समीप आते हैं, जिसके कारण से सात्वीकरण की प्रक्रिया आसान हो जाती है। तो ये होता है सात्वीकरण। ठीक है। आगे देखा जाए तो सात्वीकरण क्या होता है। सात्वीकरण वह सामाजिक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति और सामाजिक मतलब जो समूह होते हैं समान भावनाओं से मूल्यों तथा उद्देश्यों को स्वीकार करते हैं। ठीक है, कि भाई चलो ये मान लेते हैं। तो समाज शास्त्रीय दृष्टि से अगर देखें तो ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक समूह दूसरे समूह की सांस्कृतिक, मानसिक, सामाजिक विशेषताओं को एक सीमा तक अपना लेता है। ठीक है, और जिससे दोनों समूहों में कोई अंतर नहीं रह जाता है। उदाहरण के लिए हमारे समाज में समय समय पर विभिन्न संस्कृतियों और सामाजिक विशेषताओं वाले समूहों का आदान प्रदान होता रहा है। सात्वीकरण ये होता है। क्लियर, समझ में आ गया होगा आपको सात्वीकरण की बात क्या होती है। समाज सात्वीकरण में सहयोग की भावना ज्यादा होती है। चौथा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, हिंदू विवाह एक धार्मिक संस्कार है, टिप्पणी करें। तो हिंदू विवाह बिल्कुल एक सामाजिक क्या है, हिंदू विवाह क्या है, एक धार्मिक संस्कार है, इसमें कोई दो राय है ही नहीं। तो हिंदू विवाह क्या है, एक धार्मिक संस्कार है, इसकी व्याख्या करें। तो हिंदू विवाह की प्रकृति धार्मिक है, और हिंदू विवाह के उद्देश्यों और रूपों का अवलोकन करने से हमको ये पता चलता है कि ये एक धार्मिक संस्कार है। डॉक्टर के.एम. कपाड़िया कहते हैं कि हिंदू विवाह एक संस्कार है, हिंदू मैरिज इज जो है सेक्रेमेंट, और पवित्र समझा जाता है हिंदू विवाह, क्योंकि तब यह तभी पूर्ण माना जाता है जबकि पवित्र मंत्रों के साथ साथ जो है विवाह किया जाता है। अग्नि को साक्षी मान करके, ध्रुव तारे को साक्षी मान करके विवाह होता है। रात्रि में पूरी रात पंडित जी लोग विवाह करवाते हैं। तो ये विवाह एक संस्कार होता है, 16 संस्कारों में से एक विवाह संस्कार होता है। ये गृहस्थ आश्रम का प्रवेश द्वार होता है विवाह, और व्यक्ति का शुद्धिकरण करना संस्कार का मतलब होता है। तो विवाह भी अनेक संस्कारों में से एक संस्कार है, गृहस्थ आश्रम का प्रवेश द्वार है। तो विवाह ये होता है। तो विवाह इसलिए धार्मिक संस्कार, क्योंकि हिंदू धर्म में एक बार विवाह हो गया तो 7 जन्म का रिश्ता माना जाता है, और विवाह विच्छेद यानी तलाक की कोई व्यवस्था नहीं होती इसमें हिंदुओं में। तो इससे क्या होता है, ये एक धार्मिक संस्कार है, इसीलिए इसमें तलाक नहीं होता है। लेकिन 1955 ईस्वी से तलाक की व्यवस्था कर दी गई, इसमें विवाह विच्छेद की अवधारणा ले आए हैं। तो ये सरकार, चूंकि समाज परिवर्तित हो रहा है, पहले जैसे लोग नहीं रहे। ठीक है, तो पहले क्या होता था, शादी जब होती थी औरतों की, जब वो घर पे आती थी, मान लेते घर में कितना भी लड़ाई झगड़ा होता था तो वो मैनेज कर लेती थी। आज लड़ी है, फिर कल 2-3 दिन गुस्सा होती थी, फिर वो एक प्रकार से मान जाती थी। फिर क्या होता था, फिर लोग बोलते थे, फिर अपना मतलब की बातचीत होती थी, और फिर जो है वो सही तरीके से रहने लगती थी। अब क्या है, तुरंत झगड़ा होता, तुरंत अपने घर पर निकल गई, और जो है लड़का कहीं परदेश भाग गया, फिर आपस में क्या होता है 1-2 महीने बाद तलाक हो जाता है, और फिर खत्म मामला विवाह का। तो ये एक प्रकार से अब होने लगा है, क्योंकि अब क्या होता है, अब जो है
लोग चीज़ों को समझ नहीं पाते, जान नहीं पाते। पहले क्या था, पहले जब स्त्रियाँ आती थी घर पे, मतलब की शादी होती थी, तो हमने देखा है कि अगर मान लेते हैं हमारे दादा-दादी कभी जो है मान लेते हैं कभी हुआ होगा, कभी जैसे कभी किसी गाँव में हमने देखा, किसी के यहाँ जब कभी झगड़ा होता है कि किसी को अपने औरत को किसी ने डाँट दिया मान लेते हैं, तो वो कहती है कि मतलब तब मान लेते जो है जो मान लेते कोई दादा-वादा रहे, तो मतलब उनको अगर गुस्सा आ गई, मान लेते खूब ज़्यादा गुस्सा आ गई, तो अगर मान लेते डाँट दी कि जाओ अब यहाँ से, भागो यहाँ से, जाओ अपने घरे तू जाओ, ठीक है? तब जब ऐसे डाँटते थे, ठीक है, दादी-वादी को, तो दादी-वादी कहती थीं कि डोली पे आई हूँ और अर्थी पे जाऊँगी। मतलब क्या होता है कि अगर हमार शादी होई के आई है घर में, तो हम जाबे ना, सीधा का उठे हमार अर्थी उठे, मतलब कि जब मर जाब तब ही यहाँ जाबे। ये कथन होता था इन लोगों का। तो पुरानी जो औरतें उनके मन में ये धारणा थी। क्यों? चूँकि हिंदू विवाह क्या है? एक संस्कार होता है। संस्कार ये कभी टूट नहीं सकता है। और मुस्लिमों में तलाक क्यों होता है? चूँकि उनका विवाह एक संस्कार नहीं होता। ईसाइयों में तलाक क्यों होता है? संस्कार उनका नहीं होता। विवाह एक संस्कार नहीं वहाँ पर। वहाँ पर एक समझौता होता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है कि एक लड़का, एक लड़की एक साथ रहेंगे, कॉन्ट्रैक्ट समझौता हो जाता है। तो समझौता तो कभी भी भंग हो सकता है ना, लेकिन संस्कार जल्दी भंग नहीं होता। संस्कार चूँकि वो जो है बहुत अच्छे, तो इसीलिए क्या होता था, ये व्यवस्था थी। लेकिन अब क्या है, अब चूँकि मानसिकताएँ बदल गई हैं, तो उसको बदलना ज़रूरी था। तो इसीलिए ये है, बिल्कुल संस्कार है सामाजिक हिंदू विवाह, ठीक है। इसके कई विशेषताएँ, जैसे कि सबसे पहली बात, धार्मिक कृत्यों की अनिवार्यता होती है हिंदू विवाह में। दूसरी बात, आध्यात्मिक संबंध होता है एक दूसरे के साथ। विवाह संबंधों में अस्थायित्व होता है हिंदुओं में। इसके अलावा सामाजिक स्थिति का निर्धारण होता है विवाह के द्वारा। इसके अलावा ऋणों और पुरुषार्थों का आधार होता है, चूँकि आपको बता दूँ कि 3 ऋण की बात होती है, 4 पुरुषार्थों को गृहस्थ आश्रम में रह कर के ही निभाना होता है। धर्म, अर्थ, काम को पूरा करने का अवसर प्रदान करता है विवाह, ठीक है? तो ये तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं। आगामी परिस्थितियों का पथ प्रदर्शक होता है, ठीक है? हिंदू विवाह धार्मिक आदेशों और निषेधों की मुक्ति तभी मिलती है जब आप विवाह करते हैं। विवाह करना अनिवार्य माना जाता है हिंदुओं में। विवाह अगर आप नहीं करते हैं, आपका पुत्र नहीं है, अगर आपका पुत्र आपको आग नहीं देगा, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी, आपका पुरुषार्थ पूरा नहीं होगा। आप जो है दोनों पति-पत्नी मिलकर के अगर ऋषि यज्ञ, देव यज्ञ, ठीक है, ब्रह्म यज्ञ, पितृ यज्ञ ये सब नहीं करेंगे, निर्यज्ञ, अतिथि का सत्कार नहीं करेंगे, तो आपको मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। तो ये सब होता भी हिंदू विवाह, इसीलिए एक संस्कार माना जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा के लिए आपके, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। संघर्ष और प्रतिस्पर्धा क्या होती है? संघर्ष और प्रतिस्पर्धा में क्या अंतर है? मैंने आपको बताया था संघर्ष और प्रतिस्पर्धा में। देखिए, प्रतिस्पर्धा जानते क्या होती है? पहला अंतर, प्रतिस्पर्धा एक अचेतन प्रक्रिया है, जबकि संघर्ष एक चेतन प्रक्रिया है। दूसरी बात, प्रतिस्पर्धा अवैयक्तिक होती है, संघर्ष अधिकांश वैयक्तिक होते हैं। तीसरी बात, प्रतिस्पर्धा सामाजिक जीवन में चलती रहती है, इसलिए यह निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है प्रतिस्पर्धा। लेकिन संघर्ष जो होता है, वो आपका विशेष परिस्थितियों में ही आवश्यक होता है, और मतलब कि इसकी प्रक्रिया अनिरंतर होती है, मतलब कि ये हमेशा नहीं चलता। चौथी बात ये है कि प्रतिस्पर्धा में 2 पक्षों के अतिरिक्त निर्णायक तत्व तीसरा भी होता है प्रतिस्पर्धा में, कॉन्फ्लिक्ट, मतलब कि आप 2 लोग हैं, आप कंपटीशन करें, तो एक एक तत्व आपका आएगा, वो बताएगा कि भाई कौन जीता, कौन हारा। लेकिन संघर्ष में क्या होता है, संघर्ष में कोई तीसरा नहीं होता, 2 व्यक्तियों के बीच में ही संघर्ष होता है, और आपस में ही लोग मार-धाड़ करके अपना जो है वो साध लेते हैं कि कौन ज़्यादा बड़ा है, कौन ज़्यादा छोटा है, ठीक है? इसके अलावा प्रतिस्पर्धा में प्राथमिक लक्ष्य स्वार्थ की पूर्ति करना होता है, और संघर्ष का प्राथमिक लक्ष्य होता है कि विरोधी पक्ष को नुकसान पहुंचाना। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि प्रतिस्पर्धा का मतलब होता है अपना लक्ष्य प्राप्त करना। अब स्वार्थ, अपना स्वार्थ हो, अब ये नहीं कि भाई आपको दबा करके हो, ठीक है? लेकिन संघर्ष में क्या होता है, पहला ये लक्ष्य होता है कि भाई जो हमारा विरोधिया है उसको दाब दें हम, ताकि वो आगे ना बढ़ पाए, ये होता है। छठा अंतर ये होता है कि प्रतिस्पर्धा उत्थान को बढ़ाती है, संघर्ष क्या होता है, उत्थान में रुकावट उत्पन्न करती है। प्रतिस्पर्धा में प्रतिद्वंदियों को लाभ होता है, जबकि संघर्ष में दोनों पक्षों को नुकसान होता है। प्रतिस्पर्धा में सामाजिक नियम का पालन किया जाता है, संघर्ष में सामाजिक नियमों का पालन नहीं होता है। इसके अलावा प्रतिस्पर्धा व्यक्तियों तथा समूहों को परिश्रम करने के लिए प्रोत्साहित, मोटिवेट करती है। संघर्ष परिश्रम को हतोत्साहित करता है, क्योंकि इसमें विरोधियों की शक्ति एक दूसरे को क्षति पहुंचाने में लग जाती है, ठीक है? तो इस तरीके से क्या होता है, ये अंतर होते हैं प्रतिस्पर्धा और संघर्ष में, जो मैंने आपको बताए। आगे देखिएगा, छठा प्रश्न है, समिति और समुदाय में क्या अंतर है, इसको बताएं। समिति और समुदाय में क्या अंतर है? बढ़िया प्रश्न है। समिति और समुदाय में अंतर की अगर बात की जाए, तो ये बढ़िया प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके। देखें, समुदाय का विकास सबसे पहली बात समझे स्वतः होता है, ठीक है? समितियों को बनाया जाता है। समितियां जो होती हैं उसको बनाया जाता है, जैसे कि कोई समय आएगा, समितियों को हम बनाएंगे, ठीक है? कुछ निश्चित समय के लिए समितियां बनाई जाती हैं, जबकि समुदाय में कोई निश्चित समय नहीं होता है, ठीक है? समितियां जो होती हैं वो अस्थायी होती हैं, समुदाय जो होते हैं अस्थायी होते हैं। समितियों का कोई निश्चित भूभाग नहीं होता है, समुदाय में एक निश्चित भूभाग होता है। समितियां जो होती हैं
उन लोगों का संगठन होता है, ये भी लोगों का संगठन होता है, लेकिन ये कुछ कुछ समान उद्देश्यों की पूर्ति के लिए होता है समुदाय। और समितियां जो होती हैं वो एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति के लिए होती हैं। समितियों का कार्यकाल कम होता है, ठीक है, और जो समुदाय होता है इसका कार्यकाल जीवन प्रत्न होता है। समितियों की सदस्यता ऐच्छिक होती है, ठीक है, जब आप चाहो तो समिति के सदस्य हो सकते हैं, जब आप चाहो निकल सकते हो। लेकिन समुदाय की सदस्यता जन्मजात होती है, जब पैदा हुए जिस समुदाय में आप उसी समुदाय के होते हैं। तो ये सब अंतर होता है समुदाय और समिति में, ये बात ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आप जो है ये समुदाय और समिति में अंतर होता है, समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। ये होता है समुदाय, ठीक है। आगे देखें, और समितियां जो होती हैं उद्देश्य पूर्ति के बाद भंग कर दी जाती हैं, जबकि ये जो होता है समुदाय ये भंग नहीं होता है। क्लियर। आगे देखिएगा अगला प्रश्न 7वां नंबर, संस्कृति की परिभाषा दीजिए और इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। संस्कृति की परिभाषा दीजिए और इसकी विशेषताओं का वर्णन कीजिए। बढ़िया प्रश्न आपसे पूछ लिया गया, संस्कृति क्या होती है। संस्कृति की अगर बात की जाए तो समाजशास्त्रीय अर्थ में संस्कृति को समाज की धरोहर या सामाजिक विरासत के रूप में समझा जाता है। समाज के द्वारा निर्मित भौतिक और अभौतिक दोनों पक्षों को संस्कृति में सम्मिलित किया जाता है। और संस्कृति दो होती है, एक भौतिक संस्कृति, एक अभौतिक संस्कृति। तो अभौतिक संस्कृति जो आपके व्यवहार वगैरह होते हैं, नियम कायदे होते हैं, वो होते हैं अभौतिक संस्कृति। भौतिक संस्कृति इसको आप छू सकते हैं, देख सकते हैं, जैसे कि आपका टीवी, फ्रिज, कूलर, एसी, ठीक है, ये सब तख्ता, खटिया, ठीक है, कुर्सी, मेज, ये सब आपकी बल्ब, टीवी, ये सब आपके क्या होते हैं, ये सब आपकी भौतिक संस्कृतियाँ हैं। क्लियर। तो रॉबर्ट बीरस्टीड कहते हैं कि संस्कृति वह संपूर्ण जटिलता है जिसमें वे सभी वस्तुएं सम्मिलित होती हैं जिन पर हम विचार करते हैं, उस पर कार्य करते हैं, समाज के सदस्य होने के नाते अपने पास रखते हैं, तो वो संस्कृति होती है। मैलिनोवस्की कहते हैं कि संस्कृति मानव का हस्त उद्योग है, वह साधन है जिससे वह अपने साध्यों को प्राप्त करता है मनुष्य। फीचर कहते हैं कि संस्कृति उन सभी समस्याओं का योग है जिसमें एक समाज के सभी सदस्य भाग लेते हैं। मैकाइबर पेज कहते हैं कि संस्कृति हमारे दैनिक जीवन में या दैनिक व्यवहार में कला, साहित्य, धर्म, मनोरंजन, आनंद में पाए जाने वाले रहन सहन और विचार के तरीकों की अभिव्यक्ति होता है। तो इस तरीके से संस्कृतियों की अगर मैं बात बताऊं तो संस्कृति जो होती है उसका संबंध हमारे सामाजिक जीवन से होता है। समाज के द्वारा सीखे हुए व्यवहार ही संस्कृति का निर्माण करते हैं। इसमें आवश्यकता पूर्ति के लिए भौतिक और अभौतिक, भौतिक माने जिसको आप छू और देख सकते हैं, ठीक है, और अभौतिक माने जो नियम कायदे होते हैं वो जिसको आप छू ना सकते ना देख सकते हैं, तो ये दोनों साधन सम्मिलित होते हैं। इसमें आवश्यकता पूर्ति के लिए भौतिक और अभौतिक सभी साधन सम्मिलित किए जाते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी ये हस्तांतरित होती हैं संस्कृतियाँ, ठीक है। मान लेते हैं पहले भौतिक संस्कृति मतलब जैसे टीवी, कूलर, एसी, फ्रिज, ये सब होती है भौतिक। अभौतिक में आपका नियम कायदा जैसे बदलता है वो, ठीक है। संस्कृति की कई विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता, संस्कृति मानव के द्वारा बनाई जाती है, मानव निर्मित होती है। दूसरी बात, संस्कृति संचारशील होती है, यानी कि ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है। तीसरी बात, प्रत्येक समाज की एक विशिष्ट संस्कृति होती है, बिल्कुल ठीक है। चौथी बात, संस्कृति सीखा हुआ व्यवहार होता है। इसके अलावा संस्कृति में सामाजिकता का गुण भी पाया जाता है, ठीक है। इसके अलावा संस्कृति मानव की आवश्यकताओं को पूरा करती है। संस्कृति समूह के लिए आदर्श का काम करती है, ठीक है। इसके अलावा संस्कृतियाँ जो होती हैं वो विकास की गति को मतलब संस्कृति की विकास की जो गति होती है धीरे धीरे होती है। जैसे बहुत समय पहले आपका पंखा बना, फिर पंखा के बाद में कूलर बहुत दिन बाद बना, कूलर के बाद में फिर क्या बना, एसी बना। तो ये विकास हो रहा है संस्कृतियों का, भौतिक संस्कृति है ये। संस्कृति में संतुलन और संगठन दोनों होता है। संस्कृति व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक है। संस्कृति में सामंजस्य करने का गुण होता है। संस्कृति जो होती है वो अधिवैयक्तिक होती है, ठीक है। ग्रोवर महोदय कहते हैं कि संस्कृति अधिवैयक्तिक मानते हैं, क्योंकि संस्कृति का निर्माण किसी व्यक्ति विशेष के द्वारा नहीं किया जाता है, वह संस्कृति के एक भाग का ही उपयोग कर पाता है, संस्कृति मतलब संपूर्ण भाग का नहीं कर पाता। संस्कृति का निर्माण संपूर्ण समूह के द्वारा ही होता है, किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं होता है। ये संस्कृतियाँ होती हैं, इसकी विशेषताएं भी मैंने आपको बताई। 8वां प्रश्न आप देखेंगे, परिस्थिति और भूमिका का समाजशास्त्रीय महत्व बताइए। बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न क्या है, परिस्थिति और भूमिका का समाजशास्त्रीय महत्व बताइए। देखिए परिस्थिति की बात की जाए तो सिचुएशन आपकी क्या है समाज में, आपकी स्थिति क्या है, वो होती है परिस्थिति आपकी समाज की, यानी कि आप किस ओहदे पर हैं वो आपकी परिस्थिति निर्धारित करती है। अब आपके ओहदे के हिसाब से आपकी भूमिका का निर्धारण होता है कि आप कौन पद पर हो तो आपका कौन सा काम, आपका क्या उद्देश्य है, आपका क्या रोल है समाज में, वो होती है भूमिका। भूमिका को अंग्रेजी में रोल कहते हैं, परिस्थिति को सिचुएशन आप बोल सकते हैं, ठीक है। तो परिस्थिति और भूमिका का समाजशास्त्रीय महत्व ये है कि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण उन सभी भूमिकाओं के या रोल के योग से होता है जिनका वह सामाजिक जीवन में निर्वाह करता है। ओल्सन का कथन है कि सामाजिक भूमिका
न केवल व्यक्ति के जीवन में महत्वपूर्ण होती है, बल्कि सामाजिक संगठन को बनाए रखने में इसका महत्वपूर्ण योगदान होता है। आगबर्न और निमकाफ कहते हैं कि समाज व्यक्ति की अपेक्षा उसकी परिस्थिति में अधिक रुचि लेता है। व्यक्ति की क्या अपेक्षाएं हैं उस पर ध्यान नहीं देता, उसकी परिस्थिति क्या है उसमें रुचि लेता है। और वर्तमान समय में समाज को उसके पद के अनुरूप ही महत्व दिया जाता है। कोई व्यक्ति जब तक अपने पद मतलब कि पर अपने पद पर आसीन रहता है तब तक उसका महत्व रहता है, और पद से जैसे वो व्यक्ति हटता है उसका महत्व खत्म हो जाता है। और सारी का सारा खेल जो है किसका है, उस पद का है, उस कुर्सी का है। और वर्तमान सामाजिक स्तर परिस्थिति और भूमिका के आधार पर ही आधारित होते हैं। और जो स्तरीकरण होता है वो परिस्थिति आपकी क्या है, आपकी भूमिका क्या है समाज में, इसके हिसाब से आपका पद फिक्स होता है। तो आर्थिक स्तर के आधार पर ही समाज विभिन्न वर्गों में बटा हुआ होता है, और सामाजिक व्यवहार पर परिस्थिति तथा भूमिका का काफी प्रभाव पड़ता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। व्यक्ति की प्रतिष्ठा समाज में परिस्थिति के द्वारा ही तय होती है। कि भाई व्यक्ति कितना प्रतिष्ठित होगा ये उसकी सिचुएशन पर डिपेंड करता है। प्रत्येक व्यक्ति की यह अभिलाषा होती है कि समाज में उसकी स्थिति उच्च रहे, हमेशा उसको सर्वाधिक प्रतिष्ठा मिले, उसको सम्मान मिले जहाँ जाए। उच्च परिस्थिति प्राप्त व्यक्ति की भूमिका भी उच्च होती है। महत्वाकांक्षी व्यक्ति अपनी परिस्थिति उच्च करने के लिए उच्च भूमिका निभाने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके से सामाजिक दृष्टि से भी परिस्थिति और भूमिका का महत्वपूर्ण स्थान रहा है, क्योंकि व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में, समाज के संगठन के निर्माण में परिस्थिति और भूमिका जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका निभाती है। परिस्थिति और भूमिका व्यक्ति की मनोवृत्तियों को प्रभावित करती है। श्रेष्ठता की भावना और निम्नता की भावना इसी सिद्धांत का प्रतिफल होता है, भूमिका और परिस्थिति के। तो परिस्थिति और भूमिका समाज में बहुत ही इंपॉर्टेंट होती हैं, और इसी के हिसाब से सामाजिक स्तरीकरण होता है कि समाज में स्तर आपका क्या है, समाज में आप किस पद पर होंगे, यह आपकी भूमिका और आपकी परिस्थिति डिपेंड करती है, उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। केवल 2 प्रश्न करने हैं। खंडशास्त्र से 450 शब्दों में आपको प्रश्न का उत्तर लिखना है, और अधिकतर विश्वविद्यालय में मतलब कि आपको 5 शब्दों में लिखना पड़ेगा। राम मनोहर लोहिया में 450 शब्दों में ही लिखना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत की बात नहीं। राम मनोहर लोहिया में 2 घंटे का पेपर होता है, जिसमें 2 घंटे का होगा उसमें 450 शब्द में, जैसे 3 घंटे का होता है उसमें आपको मतलब कि जिसमें 3 घंटे का होता है उसमें 500 शब्दों में लिखना होता है। और इसमें भी 2 घंटे में क्या होता है, वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल में क्या हुआ था कि एक ही प्रश्न करना था इसमें। हालांकि आगे बढ़ते हैं। पहला प्रश्न आपका दीर्घोत्तरीय का है। समाजशास्त्र की परिभाषा दीजिए और इसकी प्रकृति की विवेचना करें। समाजशास्त्र की परिभाषा आप लोग सभी लोग जानते होंगे, तो इसको आप लोग जो है इसको रट डालिएगा। समाजशास्त्र किसे कहते हैं, समाजशास्त्र के बारे में मैंने आपको बताया था। ठीक है, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो आप लोगों को समाजशास्त्र क्या है, समाजशास्त्र समाज का अध्ययन है, समाजशास्त्र सामाजिक संबंधों का अध्ययन है, समाजशास्त्र सामाजिक अंतर क्रियाओं का अध्ययन है, समाजशास्त्र सामाजिक समूहों का अध्ययन है। अलग अलग धारणाएं लोगों ने बताई, जैसे गिडिंग्स कहते हैं कि समाज शास्त्र समाज मतलब समाजशास्त्र समग्र रूप से समाज का व्यवस्थित वर्णन और व्याख्या करता है। मैकाइवर पेज कहते हैं कि समाज शास्त्र सामाजिक संबंधों के विषय में है, और संबंधों किसी जाल को समाज कहते हैं, और इसी का अध्ययन समाजशास्त्र के द्वारा किया जाता है। गिलिन और गिलिन कहते हैं, गिन्सबर्ग, हाब हाउस, ग्रीन समाजशास्त्र की परिभाषा को दूसरा मोड़ देते हैं। गिलिन और गिलिन कहते हैं कि व्यक्तियों के एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाली अंतरक्रियाओं के अध्ययन को ही समाज कहा जाता है, और समाज का अध्ययन समाजशास्त्र करता है। जिन्सबर्ग कहते हैं कि समाजशास्त्रीय या समाजशास्त्र मानवीय अंतरक्रियाओं तथा अंतर संबंधों और उनके कारणों और परिणामों का अध्ययन करता है। तो कुल मिलाकर के समाजशास्त्र को मैंने विस्तार से हर मामले में समझा रखा है। समाजशास्त्र में आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है। समाजशास्त्र की प्रकृति की अगर बात करें तो समाजशास्त्र की प्रकृति वैज्ञानिक भी है, और समाजशास्त्र की प्रकृति कलात्मक भी है, दोनों दृष्टियों से ये है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। क्लियर, समाजशास्त्र एक विज्ञान भी है और एक कला भी है। तो समाजशास्त्र की परिभाषा इसको पढ़ लेंगे। अगला प्रश्न, ये 2 प्रश्न और पढ़ लीजिएगा। सामाजिक संरचना की विभिन्न विशेषताओं का वर्णन कीजिए, इस प्रश्न को पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, मानव और पशु समाज से आप क्या समझते हैं, इसकी विभिन्न आवश्यकताओं की व्याख्या कीजिए, इसको पढ़ लीजिएगा। और प्राथमिक समूह और द्वितीयक समूह में क्या अंतर होता है। देखिए, प्राथमिक समूह आपका छोटा परिवार होता है, जिसमें कम से कम आपस में एक दूसरे को लोग जानते हों। ठीक है, द्वितीयक समूह में आप एक दूसरे को नहीं जानते, दूर के संबंध होते हैं। ठीक है, परस्पर एक दूसरे के साथ जुड़े जरूर होते हैं, सामाजिक समूह होता है, लेकिन परस्पर एक दूसरे को नहीं जानते। प्राथमिक समूह में हम की भावना होती है, प्राथमिक समूह में एक पारिवारिक माहौल होता है। द्वितीयक समूह में आपका द्वितीयक संबंध होता है, पारिवारिक समूह नहीं होता है, ना इसमें आपका ये औपचारिक संबंधों के द्वारा जुड़ा होता है द्वितीयक समूह, या अनौपचारिक संबंधों के द्वारा जुड़ा हुआ होता है। चार्ल्स कूले ने इसको बांटा है प्राथमिक और द्वितीयक समूहों में। ठीक है, मानव समाज जो होता है आप लोग जानते ही हैं,
पशु समाज भी होता है, चूँकि पशुओं में भी संबंध पाए जाते हैं, तो पशु समाज होता है। तो इन दोनों ये प्रश्न आपको सीरीज़ में आपको मिल जाएँगे, आप इसको पढ़ डालिएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए, ठीक है? ये बात ध्यान रखिएगा। सामाजिक संरचना में क्या होता है? सामाजिक संरचना के अंतर्गत जैसे कि ये सब आपकी भूमिका, परिस्थिति, ये सब आपकी जनरीतियाँ, लोकाचार, सात्मीकरण, आत्मीकरण, ठीक है? मतलब कि संस्कृतिकरण, ठीक है? ये सब आपके आते हैं। आपकी ये सब सामाजिक संरचना ही होती हैं। नातेदारी हो गया, विवाह हो गया, धर्म हो गया, ये सब आपकी सामाजिक संरचना के अंतर्गत ही आप रख सकते हैं, ठीक है? ये बात ध्यान रखिएगा, ओके? तो ये सामाजिक संरचना होती है। तो इस तरीके से आप लोग चीज़ों को जान पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। क्लियर? आगे देखा जाए तो इस तरीके से आप लोग इन प्रश्नों को पढ़ डालिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान रखेंगे इस बात को, ठीक है? परसंस्कृतिकरण क्या होता है? जब दूसरे की संस्कृति को आप ग्रहण करते हैं तो परसंस्कृतिकरण होता है। संस्कृतिकरण एक धारणा होती है, क्या होती है संस्कृतिकरण? संस्कृतिकरण का मतलब होता है जब आप क्या करते हैं संस्कृतिकरण की, जैसे जब उच्च जातियाँ होती है, जैसे ब्राह्मण लोग जो काम करते हैं, अगर आप उन्हीं कामों को जब कोई शूद्र वर्ग का व्यक्ति करने लगता है, तो वो संस्कृतिकरण होता है। जब कोई उच्च उच्च वर्ण का व्यक्ति या उच्च जाति का व्यक्ति जो काम करता है, जो वेशभूषा पहनता है, जो बोलचाल जैसा करता है, मतलब जैसा वो करता है उसी का अनुकरण करते हैं जब निम्न जाति के लोग, तो या निम्न वर्ण के लोग, तो वही प्रक्रिया जो होती है संस्कृतिकरण कहलाती है, ठीक है? ये बात ध्यान रखेंगे। पर संस्कृतिकरण क्या होता है? जब कोई दूसरी संस्कृति वाले व्यक्ति जैसा काम करते हैं, उसकी संस्कृति को हम लोग अपनाते हैं, तो उसको पर संस्कृतिकरण कहते हैं, पर संस्कृतिकरण कहते हैं, मतलब ग्रहण करना, ठीक है? समझ में आई चीज़ें? तो ये इस तरीके से आप लोग जान पाइएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखिएगा। वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ये 4 प्रश्न आप लोग तैयार कर लीजिएगा, दीर्घ उत्तरीय का बहुत महत्वपूर्ण है। बाकी इन प्रश्नों के बारे में मैंने आपको समझा दिया है। निश्चित तौर पर आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हुई, तो फटाफट से आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको 10 अति लघु उत्तरीय प्रश्न और आपको जो है 8 लघु उत्तरीय प्रश्नों को मैंने आपको समझाया है। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये, ठीक है? तो इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। समाजशास्त्र एंड सोशियोलॉजी का मॉडल पेपर है 2024 की परीक्षाओं के लिए, बहुत महत्वपूर्ण है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखेंगे। तो ये सभी विश्वविद्यालयों के लिए ये बात भी ध्यान रखेंगे। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट